नमस्कार, न्यूज पॉइंट लेकर हाजिर हूं मैं राजीव। दोस्तों, मोदी जी ने जब से तीसरी बार केंद्र की सत्ता संभाली है, बीजेपी के लिए नई मुसीबतें खड़ी होती जा रही हैं। अव्वल तो मोदी बिना पूर्ण बहुमत वाले प्रधानमंत्री इस बार बने हैं। आप जानते हैं, उन्हें नीतीश कुमार और चंद्रबाबू नायडू का साथ लेकर सरकार बनानी पड़ी है और इसके बावजूद मोदी अपने रवैये को नहीं बदल रहे हैं और पुराने अंदाज में ही काम कर रहे हैं। वक्फ संशोधन अधिनियम को पारित कराना इसका सबसे बड़ा सबूत है, लेकिन इस पर जब से सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई की और सरकार से सीधे सवाल किए तो बीजेपी ऐसी तिलमिलाई है कि उसने संविधान और लोकतंत्र के प्रति प्रेम का अपना मुखौटा ही उतार कर फेंक दिया है। बीजेपी सांसद निशिकांत दुबे ने पहले सुप्रीम कोर्ट पर सवाल उठाए, फिर मुख्य न्यायाधीश संजीव खन्ना को देश के गृह युद्ध के लिए जिम्मेदार ठहरा दिया और अब पूर्व मुख्य चुनाव आयुक्त SY कुरैशी को मुस्लिम आयुक्त बोलकर अपमानित किया है। वहीं भाजपा के राज्यसभा सांसद दिनेश शर्मा ने कहा है कि भारत के संविधान के अनुसार कोई भी लोकसभा और राज्यसभा को निर्देशित नहीं कर सकता है। यह दिनेश शर्मा जी का कहना है। बीजेपी अध्यक्ष JP नड्डा सफाई दे रहे हैं कि निशिकांत दुबे के बयानों का पार्टी से कोई लेना देना नहीं है। JP नड्डा ने X पर इसको लेकर एक ट्वीट किया है। उस ट्वीट को देखते हैं। ट्वीट में JP नड्डा लिख रहे हैं कि बीजेपी सांसद निशिकांत दुबे और दिनेश शर्मा का न्यायपालिका एवं देश के चीफ जस्टिस पर दिए गए बयान से भारतीय जनता पार्टी का कोई लेना देना नहीं है। यह इनका व्यक्तिगत बयान है, लेकिन बीजेपी ऐसे बयानों से न तो कोई इत्तेफाक रखती है और न ही कभी भी ऐसे बयानों का समर्थन करती है। बीजेपी इन बयानों को सिरे से खारिज करती है। उन्होंने आगे देखिए लिखा है कि भारतीय जनता पार्टी ने सदैव ही न्यायपालिका का सम्मान किया है। भारतीय जनता पार्टी ने सदैव ही न्यायपालिका का सम्मान किया है, उनके आदेशों और सुझावों को सहर्ष स्वीकार किया है, क्योंकि एक पार्टी के नाते हमारा मानना है कि सर्वोच्च न्यायालय सहित देश की सभी अदालतें हमारे लोकतंत्र का अभिन्न अंग हैं तथा संविधान के संरक्षण का मजबूत आधार स्तंभ हैं। मैंने इन दोनों को और सभी को ऐसे बयान न देने के लिए निर्देशित किया है। ये कह रहे हैं यहां पर JP नड्डा, जगत प्रकाश नड्डा साहब। लेकिन दोस्तों, सवाल यह है कि अगर पार्टी से लेना देना, पार्टी का इस बयान से लेना देना नहीं है, तो क्या पार्टी अपने सांसद पर कोई एक्शन लेगी? क्या उन पर अनुशासनहीनता की कोई कार्रवाई करेगी? सवाल यह भी है कि क्या निशिकांत दुबे अपने दम पर न्यायपालिका को कटघरे में खड़ा कर रहे हैं या इसमें मोदी और शाह की पर्दे के पीछे कोई भूमिका है? क्योंकि गृह युद्ध जैसे गंभीर आरोप यूं ही नहीं लगाए जाते हैं दोस्तों। इसी तरह SY कुरैशी को मुस्लिम कहना भी बिल्कुल मोदी वाली रणनीति है। आप याद कीजिए कि पूर्व उपराष्ट्रपति हामिद अंसारी का इसी तरह अपमान नरेंद्र मोदी ने किया था, मुसलमान कह के। निशिकांत दुबे तो बिल्कुल मोदी की राह पर चल रहे हैं, लेकिन इस बार उन्होंने मोदी को ही फंसा दिया है, क्योंकि अब सवाल हो रहे हैं कि क्या संवैधानिक संस्थाओं के बाद अब न्यायपालिका के खात्मे का बीड़ा मोदी ने उठाया है। एक तरफ लोकतंत्र और संविधान का जाप करना, दूसरी तरफ अंबेडकर के नाम को फैशन कहना, और साथ में आप याद कीजिए कैसे कहा था अमित शाह ने कि अंबेडकर 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 कहना आजकल फैशन हो गया है। इतना नाम अगर आप इतनी बार भगवान का नाम लेते तो 7 जन्मों का स्वर्ग मिल जाता। और साथ में न्यायपालिका की मानहानि करना। अब इसके बाद बीजेपी का मुखौटा पूरी तरह उतर गया है। आज बक्सर में मल्लिकार्जुन खड़गे ने इसी मुखौटे की कुछ और परतें उतारी हैं। आइए जरा, क्योंकि आज बक्सर बिहार में थे मल्लिकार्जुन खड़गे, राज्यसभा में नेता प्रतिपक्ष हैं, कांग्रेस के अध्यक्ष हैं, सांसद हैं। उन्होंने क्या कुछ कहा है? चुनाव की रणभेड़ी अभी तो नहीं बजी है वहां बिहार में, लेकिन उससे पहले बिहार में हलचल तेज है और इन सब के बीच कैसे मुखौटा उतार रहे हैं बीजेपी का मल्लिकार्जुन खड़गे, सुनिए। मनुस्मृति में क्या लिखा है? जैसा शूद्रों को दूर रखते हैं वैसा ही महिलाओं को दूर रखना चाहिए। उनको शिक्षण नहीं देना और कौन से भी पवित्र कामों में महिलाओं की भागीदारी नहीं होना। लेकिन बाबा साहब अम्बेडकर अपने संविधान में ये प्रथम महिला को आद्यता दी, नेहरू जी ने दी, गांधी जी ने दी। ये सब लोग महिला के प्रति आदर और सम्मान के साथ उनको संविधान में जगह दिया।
इसीलिए आज हमारे महिलाएं जिला पंचायत, तालुका पंचायत, म्युनिसिपैलिटी, मेयर इलेक्शन में आए हैं या नहीं आए? आए ना? ये पहले था कभी? हमारे समाज में ये सब लोग कुचले हुए थे। इनको ऊपर उठाने का काम कांग्रेस किया, किसी ने नहीं किया। तो सुन रहे थे आप यहां मल्लिकार्जुन खड़गे को आप। वहीं निशिकांत दुबे के बयान पर उत्तर प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष अजय राय, जी हां अजय राय ने क्या कुछ कहा है, आइए जरा सुन लेते हैं। निशिकांत दुबे सुर्खियां बटोर रहे हैं, लेकिन सवाल यह है कि अंदर ही अंदर दीमक की तरह जो एक पिलर है न्यायपालिका, विधायिका, कार्यपालिका, वो तो बर्बाद उसको कर ही दिया, अब न्यायपालिका को भी बर्बाद करने की सुपारी ले ली गई है। जरा सुनिए अजय राय क्या कह रहे हैं। ये नेता बड़बोला हो गए हैं, बड़बोलेपन की ये सब सारी चीज़ें हैं। माननीय सर्वोच्च न्यायालय पे कोई भी टिप्पणी करना यह सरासर अनुचित है। और ये जो सर्वोच्च न्यायालय की जो गरिमा है, ये आम जन के अंदर में एक बहुत ही विश्वास की और एक न्याय की, कि न्याय हमको कहाँ से मिलेगा, तो सर्वोच्च न्यायालय से मिलेगा। ये लोगों का विश्वास है, अंतिम विश्वास। तो माननीय सर्वोच्च न्यायालय के ऊपर कोई टिप्पणी करना मैं समझता हूँ कि बहुत ही ये सर्वथा गलत है। और निश्चित तौर से इससे देशवासी दुखी हैं कि देश के अंदर एक इतने बड़े सर्वोच्च न्यायालय के ऊपर भी टिप्पणी ये लोग कर रहे हैं। और ये भाजपा के नेता, ये मैं समझता हूँ कि ये पूरी तरीके से सत्ता के मद में अंधे हो गए हैं। सत्ता के मद में एकदम पूरी तरीके से इनको सत्ता मद इनको चढ़ गया है। और मैं इतना ही कहना चाहूँगा कि ये सारी टिप्पणी इनकी गलत है। क्या लोकतंत्र खत्म कर देना चाहते हैं? ये प्रोपेगेंडा है, क्योंकि बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अब कह रहे हैं कि बीजेपी से हमेशा जुडिशरी का सम्मान करते आए। नहीं, मैं राष्ट्रीय अध्यक्ष जी से इतना कहना चाहूँगा कि अगर ये आप उनकी जो बातें हैं उनसे अपने आप को अलग करते हैं, तो उनके ऊपर अनुशासनात्मक कार्रवाई करें। जो लोग इस तरीके की भाषा का इस्तेमाल कर रहे हैं भारतीय जनता पार्टी के अंदर, कि जो माननीय सर्वोच्च न्यायालय के ऊपर टिप्पणी करें, उनके ऊपर तत्काल भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष को एक्शन लेना चाहिए, उनके खिलाफ कार्रवाई करें, उनको कठोर कार्रवाई उनके खिलाफ करनी चाहिए। जी, बिहार इलेक्शन को लेके कुछ दूसरी की आप कांग्रेस पार्टी। तो सुन रहे थे आप यहां अजय राय, कांग्रेस के अध्यक्ष हैं उत्तर प्रदेश कांग्रेस के, और अनुशासनात्मक कार्रवाई की बात कह रहे हैं जेपी नड्डा से कि अपनी पार्टी के इन नेताओं के ऊपर आप एक्शन लीजिए। लेकिन क्या एक्शन लिया जाएगा? पार्टी ने हाथ खड़े कर दिए हैं और पार्टी यानी बीजेपी खुद को अलग करती है। शिवसेना सांसद संजय राउत ने तो एक बड़ा तंज कसा है कि क्या दुबे ने ये सब डीवाई चंद्रचूड़ के लिए किया है। डीवाई चंद्रचूड़ जो एक्स सीजेआई हैं उनके लिए किया है। जरा सुन लीजिए। कौन से चीफ जस्टिस की बात कर रहे हो? जब जस्टिस चंद्रचूड़ ने मस्जिद खोदने का आदेश दिया था कि आप कहां भी जाकर मस्जिद खोद सकते हो, दरगाह खोद सकते हो, हाँ, संभल में इसीलिए तो हो गया है ना दंगा। तो क्या निशिकांत दुबे उस बारे में बात करना चाहते हैं क्या? डीवाई चंद्रचूड़ की जजमेंट के बारे में, कि आप जाकर किसी भी मस्जिद को खोद सकते हो, नीचे मंदिर है या और क्या है देखने के लिए? शायद मुझे लगता है वो चंद्रचूड़ को निशाना बना रहे हैं। तो सुन रहे थे आप, यहां पर साफ साफ कह रहे हैं डीवाई चंद्रचूड़ का नाम लेते हुए, एक्स सीजेआई का नाम लेते हुए। यहां संजय राउत शिवसेना उद्धव गुट के सांसद हैं राज्यसभा में, और अपनी ऐसे ही अपने बयानों के लिए मुखर रूप से जो बयान देते हैं उसके लिए ये चर्चित हैं। और इनके कई बयान आप लोग सुनते रहते हैं न्यूज़ पॉइंट में भी, डीवी लाइव के दूसरे कार्यक्रमों में भी। तो आइए दोस्तों, आज चर्चा करेंगे कि किस तरह बीजेपी ने अपना असली रंग दिखा दिया है और बीजेपी के अपने ही उसकी पोल खोल रहे हैं। कैसे यहां पर बीजेपी का असली चेहरा सामने आ रहा है, और ऐसे बयान क्या आज के हैं? क्या सिर्फ आज जब वक्फ विधेयक पर एक छोटा सा फैसला, छोटा सा आदेश जारी हुआ है सुप्रीम कोर्ट की तरफ से, आखिर क्यों तिल मिलाई है भाजपा? क्या इसके पीछे एक बड़ी कहानी की शुरुआत तो नहीं है? चलिए करते हैं हम अपनी शुरुआत। हमारे साथ कुछ वरिष्ठ साथी जुड़े हुए हैं, उन सबसे पहले आपका परिचय करवाता हूं, फिर आगे बढ़ेंगे। देखिए यहाँ पे 6 वरिष्ठ साथी। आज रविवार का दिन है, फुल हाउस है हमारा,
और आनंद लीजिए आप भी चाय की चुस्कियों के साथ। कहीं गए नहीं होंगे, हो सकता है, क्योंकि छुट्टियां हैं। और जो ईस्टर भी कई लोग मना रहे हैं आज देश भर में। आप जानते हैं 2 दिन पहले शुक्रवार को गुड फ्राइडे और उसके बाद आज ईस्टर का त्यौहार, तो वो उसकी छुट्टी भी, और 4 दिनों की लगातार छुट्टी। और उसके साथ अगर न्यूज़ पॉइंट का मज़ा लेना हो तो आप ज़रूर बैठिए। हमारे एक नए साथी आज जुड़े हुए हैं हमारे साथ, प्रफुल्ल कोलख्यान जी हैं। सही नाम बोल रहा हूँ कोलख्यान जी? जी, आपका स्वागत करता हूं। हमारे साथ जयशंकर जी अपने गांव से जुड़े हुए हैं। आप सब जानते हैं दोस्तों, पूर्वांचल से आते हैं, पूर्वी उत्तर प्रदेश से। तो इनको अगर पकड़ना हो तो पूर्वी उत्तर प्रदेश में आप पकड़ सकते हैं। इस वक्त अपने गांव में हैं। और इधर संजय जी हैं हमारे साथी, बिहार से हैं दिल्ली में, और गहरी पकड़ रखते हैं अखबारों में क्या छपा। अभी भी जब अपना वक्तव्य देंगे, अपना बयान, अपना विश्लेषण करेंगे तो कुछ अखबारों को ज़रूर लेके आएंगे, बहुत इंपॉर्टेंट भी होता है। तो संजय जी आपका भी स्वागत है। हमारे साथी प्रेम कुमार जी भी शायद अभी जमशेदपुर में है, जहाँ तक मुझे लग रहा है। सही कह रहा हूँ प्रेम कुमार जी? दिल्ली जी में है, आपके बगल। अच्छा, दिल्ली आ चुके हैं। तो प्रेम कुमार जी दिल्ली में हैं। इधर हमारे 2 साथी और दिल्ली से हैं, अमलेंदु उपाध्याय जी और प्रशांत टंडन जी। प्रशांत टंडन जी बिल्कुल दिल्ली में हैं, कहें तो हार्ट ऑफ द दिल्ली यही है। हम लोग तो दिल्ली के इधर उधर वाले हैं। तो बहुत बहुत स्वागत है आप तमाम साथियों का, और स्वागत इस्तकबाल आप तमाम दोस्त साथी शुभचिंतक आप सबका, जो अब तक जुड़ चुके हैं उनका भी, जो जुड़ने वाले हैं उनका भी, सबका स्वागत। और लगातार सुर्खियां, वक्फ संशोधन अधिनियम 2025 सुर्खियों में है। नरेंद्र मोदी क्या यहां झुकते हुए नजर आते हैं? आखिर क्या कारण है कि सुप्रीम कोर्ट से एक डायरेक्टिव, वो भी सुप्रीम कोर्ट ने पहले दिन कहा 17 और 18 तारीख, हाँ 17 और 18 तारीख को सुनवाई थी। अमलेंदु जी 17 को थी ना पहली सुनवाई? 16 को पहली और 17 को दूसरी। 16 तारीख को 70 मिनट तक बहस होने के बाद सुप्रीम कोर्ट में सीजेआई ने कहा था, आप याद कीजिए, लाइव देख रहे थे आप लोग इसी चैनल पे, और सीजेआई ने कहा था, संजीव खन्ना जी ने, कि अब मैं अंतरिम आदेश पास कर रहा हूं, ऑर्डर देने जा रहा हूं। आदेश 3 बातों के लिए देने वाले थे, लेकिन उस समय सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने कहा कि थोड़ा सा इस पे हमको और बहस का मौका दीजिए। दूसरे दिन चले गए। दूसरे दिन गए तो फिर सरकार वो तमाम बातें मान गई, और सरकार का कहना था कि आप जो आदेश दे रहे हैं वो ये लिख दीजिए कि हम मान रहे हैं। यानी सरकार और झुक गई। लेकिन यहां बताने वाला कौन है? कोई नहीं बता रहा है। सब तो कह रहे हैं कि सरकार जो है वो बिल्कुल तन के खड़ी है, और कोर्ट के सामने विपक्ष जो है वो झुकता हुआ, गिड़गिड़ाता हुआ नजर आ रहा है, जो लोग इस बिल के खिलाफ हैं। चलिए, खैर टेक्निकल पहलू है, उस पर चर्चा करेंगे, और एक बहुत ही शानदार पॉडकास्ट आप लोगों के सामने हम पेश करेंगे आने वाले समय में। हो सकता है कल ही आपके सामने रखेंगे। और इसी केस को लड़ने वाले अभिषेक मनु सिंघवी साहब के साथ हम लोगों की बातचीत, मेरी और प्रशांत टंडन जी की बातचीत, वो आप कल देखेंगे। बहुत महत्वपूर्ण है, उसमें वक्फ बिल पे है। लेकिन आना चाहता हूं सबसे पहले प्रेम कुमार जी आपके पास। निशिकांत दुबे जी आते हैं झारखंड से, सांसद हैं, अपनी तेज तर्रार भाषा, बोली, वक्तव्य, इसके लिए जाने जाते हैं। और अभी तो अब इतनी तेज गति से वो बोल रहे हैं कि सीधे हिलाने की कोशिश कर रहे हैं न्यायपालिका को। कहां तक देखा जाए, हिल गया है न्यायपालिका? देखिए, एक कहावत है, चौबे बने छब्बे बनने दुबे बनकर लौटे। तो ये तो दुबे पहले से हैं, ये चौबे और छब्बे बनने चाह रहे थे। लेकिन स्थिति यह है कि बीजेपी ने इनको दुबे से भी डूबे बना दिया है। लेकिन बीजेपी ने क्या वास्तव में इस दुबे को डूबे मान करके अलग हुआ, अपने आप को अलग किया है? दरअसल बीजेपी सत्ता में है। आपको ध्यान होगा, इससे पहले नूपुर शर्मा ने जब एक बयान दिया था तो बीजेपी ने फ्रिंज एलिमेंट कह करके उनसे किनारा किया था, और आज तक नूपुर शर्मा का आता पता नहीं है। लेकिन उसका कारण अलग था। उसका कारण था कि दुनिया भर में जो इस्लामिक कंट्रीज थी उनकी एक आपत्ति थी, और नरेंद्र मोदी जी जो बाहर में जाकर के तमाम तरह के इनाम लेते हैं और वो सब करते हैं, वो अपॉर्चुनिटी चली जाती, वो सब कारण रहे होंगे। लेकिन अभी जो बात है, इसको थोड़ा समझने की जरूरत है कि निशिकांत दुबे ऐसा क्यों बोल रहे हैं और क्या बोल रहे हैं। क्या बोल रहे हैं बहुत महत्वपूर्ण है, और कहां से प्रेरणा लेकर बोल रहे हैं। आपको याद होगा, जब जगदीप धनखड़ ने जब बात कही थी, सुप्रीम कोर्ट के खिलाफ में बातें कही थी उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ जी ने, तब
कई लोगों ने कहा कि ये उनका अपना बयान है, मतलब बीजेपी के नेता आमतौर पर ऐसा कह रहे थे। लेकिन देखिए, संवैधानिक पद पर बैठा हुआ व्यक्ति जब बयान देते हैं तो उनके बिहाफ में कोई बोलने वाला नहीं होता है कि ये उनका अपना बयान है, जैसे आज निशिकांत दुबे के मामले में बीजेपी बोल रही है। इसीलिए संवैधानिक पद पर बैठे हुए व्यक्ति को अनाप शनाप बयान नहीं देना होता है, क्योंकि उनको उन पर फिर कौन निगरानी रखेगा। तो जगदीप धनखड़ ने जो लाइन खींची सुप्रीम कोर्ट के खिलाफ बोलने की, और निरंकुश तरीके से, कोई अंकुश नहीं था, तो उसके बाद बीजेपी के नेताओं को लगा जैसे हमें हरी झंडी मिल गई है, और वो सुप्रीम कोर्ट का भी कैरेक्टराइजेशन जो है करने लग गए, सुप्रीम कोर्ट पर हमला बोलने लगे। सच क्या है? सच ये है कि बीते दौर में सुप्रीम कोर्ट की गरिमा को गिराने का काम भारतीय जनता पार्टी और स्वयं नरेंद्र मोदी जी ने किया है। इस बात को वहां से शुरू करना चाहिए जब पहली दफा बतौर प्रधानमंत्री और चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया रहे रंजन गोगोई जी के साथ में एकांत मुलाकात हुई थी। ये भारत की में जो परंपरा है उस परंपरा को तोड़ने वाला दृष्टांत था। कभी भी हेड ऑफ द एग्जीक्यूटिव जो है सरकार का मुखिया, वो कभी हेड ऑफ द जुडिशियरी से एकांत में मिले, ऐसी कोई परंपरा नहीं है। और उस परंपरा के गंभीर परिणाम निकलेंगे। ये बात मैंने उस समय भी आर्टिकल लिख करके बताया था, जो उस समय तो समझ में नहीं आ रही थी बात, लेकिन आने वाले समय में वो साबित भी हुई। चाहे राम जन्मभूमि का मुद्दा हो, चाहे रंजन गोगोई के राज्यसभा में जाने का मुद्दा हो, इस रूप में वो सामने आया कि प्रधानमंत्री से उनकी मुलाकात क्या हो सकती थी। और उसका विभत्स रूप तब सामने आया जब DY चंद्रचूड़ जी के घर में गणेश जी का उत्सव मनाने के लिए नरेंद्र मोदी उनके घर पहुंच गए। यानी एक और वैसी ही मुलाकात के दोनों के बीच जो हुई, जो परंपरा को तोड़ती हुई, और उसके भी बुरे परिणाम बहुत जल्दी सामने आ गए जब उन्होंने बताया, देश को बताया कि राम जन्मभूमि का जो ड्राफ्ट था फैसले का, उसको लिखते समय DY चंद्रचूड़ जी ने बताया कि हमने ऊपर वाले से, भगवान से आज्ञा लेकर के लिखी थी, और तमाम तरह की बातें। और इस बीच जितने भी जुडिशियरी में DY चंद्रचूड़ मॉडल ऑफ जस्टिस सामने आया, जिसमें हमने बार बार कहा है, इसको परिभाषित किया है कि ये एक अलग किस्म का मॉडल था, जिसमें ये तो चिन्हित कर लिया जाता था कि गुनाह हुआ है, गुनाहगार कौन है वो भी चिन्हित कर लिया जाता था, लेकिन उसको सजा नहीं दी जाती थी। उसका पूरा एक सीरीज है, चाहे चंडीगढ़ का चुनाव हो, चाहे महाराष्ट्र का मामला हो, चाहे इलेक्टोरल बॉन्ड का मामला हो, सब में ये टेंडेंसी दिखा और सब में DY चंद्रचूड़ मौजूद थे। तो वो ट्रेंड जो है, जो संजय राउत का बयान जो आप बता रहे हैं, दिखा रहे हैं, संजय राउत ने कहा कि ये सवाल तो DY चंद्रचूड़ जी के लिए हो सकता है, हालांकि वो भी पॉलिटिकली वैसे उसी स्तर पर बयान दे रहे हैं जिस स्तर पर निशिकांत दुबे दे रहे हैं। मैं इस या उस पक्ष में खड़ा नहीं हो सकता। मैं तो ये कह रहा हूं कि सत्ता का पक्ष जिसकी जिम्मेदारी होती है संवैधानिक पदों को बचाने की, संवैधानिक संस्थाओं को बचाने की, वही सत्ता अगर संवैधानिक संस्थानों पर हमला करने लग जाए तो फिर इस देश में अराजकता को आने से कौन रोक सकता है। कल को अगर जुडिशियरी सत्ता के खिलाफ बयान देगी तो आप उसको देश के खिलाफ बोल देंगे। कल को चुनाव आयोग अगर सत्ता के खिलाफ में कोई डिसीजन देगा तो उसको आप नहीं मानेंगे। तो नहीं मानने वाली जो प्रवृत्ति बीजेपी के ने रखी है सत्ता में रहते हुए, ये ऐसा खराब दृष्टांत है जो कि आप रोक नहीं सकेंगे अगर दूसरी ही पार्टी के लोग इसी तरीके से बयान देने लगे। और कोई भी अपने मन मुताबिक जुडिशियरी को नहीं मानने के लिए या संवैधानिक संस्थानों को नहीं मानने के लिए स्वतंत्र हो जाएगा निर्णय लेने के लिए, तो आप कर क्या रहे हैं? आप मोदी सरकार में अराजकता को बढ़ावा देने का काम कर रहे हैं। और JP नड्डा जी बयान दे रहे हैं कि हमारा उससे कोई संबंध नहीं है, आपका इस बयान से कोई संबंध नहीं है। तो वो बीजेपी का एक उप मुख्यमंत्री स्तर का आदमी, एक मंत्री स्तर का आदमी, इन लोगों के बयान से कोई लेना देना नहीं। तो इतना बोलना काफी है क्या? क्या कोई डिसिप्लिन रिएक्शन नहीं होगा, कोई चेतावनी नहीं होगा? आपने बंद कमरे में क्या समझाइश दे दी, उससे देश को क्या मतलब है? ये माफी होगी कि नहीं? बड़े लेवल पर माफी होनी चाहिए।
सरकार के स्तर पर माफी होनी चाहिए और जेपी नड्डा के स्तर पर भी माफी होनी चाहिए। माफी तो इन्होंने मांगा ही नहीं, खेद भी इन्होंने जताया ही नहीं, सिर्फ कह दिया कि ये बयान इनको नहीं देना चाहिए था, हमारा इससे मतलब नहीं है। ये बयान बीजेपी को क्यों बोलना चाहिए कि हमारा इससे मतलब नहीं है? क्योंकि वो बोल रहे हैं, उनका सरोकार है इसलिए बोल रहे हैं। भाई कांग्रेस पार्टी का व्यक्ति कोई बोले कि निशिकांत दुबे से हमारा कोई मतलब नहीं है, उन्होंने जो बोला वो जिम्मेदार है, तो क्या इसका मतलब रहेगा क्या? ये इसका मतलब इसलिए है क्योंकि बीजेपी के वो नेता हैं, मंत्री रहे हैं, सब कुछ है, उप मुख्यमंत्री रहे हैं, वो सारे बयान हैं। तो बीजेपी को एक एक्शन लेकर के सामने आना चाहिए कि हमारा सिर्फ मतलब नहीं, मेरा व्यक्ति का मामला नहीं। क्या निशिकांत दुबे ने क्या किसी का व्यक्तिगत टिप्पणी की है क्या? ये पूरे संस्थान पर टिप्पणी है, ये व्यक्तिगत बयान कैसे होता? किसी के मियां बीवी बच्चों के बारे में बोल दिया क्या? कि कोई अपने आर्थिक लाभ के लिए बोल दिया क्या? नहीं, ये राजनीतिक बेईमानी है, देश के साथ में धोखा है, संस्थानों को नहीं मानने और तानाशाही को बढ़ाने वाला व्यवहार है, और ये व्यवहार खतरनाक है। देश बांग्लादेश के रास्ते पर चल रहा है, देश निरंकुशता के रास्ते पर चल रहा है, और बांग्लादेश का मतलब होता है जब जनता जवाब में उतर जाए। बिल्कुल बिल्कुल आप सही कह रहे हैं, लेकिन उम्मीद आप किस पार्टी से कर रहे हैं ये भी ज़रा सोचिए। बहुत इंपॉर्टेंट पहलू पे आप हम लोग चर्चा कर रहे हैं। निशिकांत दुबे तो एक नाम मात्र है, लेकिन आप याद कीजिए रमेश भिधुड़ी ने भरे संसद में क्या कुछ नहीं कहा था। प्रशांत टंडन जी, ज़रा आपके पास आना चाहता हूँ। अब सीधा हमला अगर न्यायपालिका पे है और अटॉर्नी जनरल से भी किसी ने चिट्ठी लिखी है सुप्रीम कोर्ट के एडवोकेट ने और कार्रवाई की मांग की है, आपसे ज़रा समझना चाहता हूं कि इस पे क्या कुछ, इसका जो तकनीकी पहलू है, कानूनी पहलू है, ज़रा वो भी बताइए, लीगल पहलू क्या कुछ हो सकता है। निशिकांत दुबे पर अगर चलिए पार्टी एक्शन नहीं लेती है, पार्टी ने किनारा कर लिया, आपने हमने सबने देख लिया, जेपी नड्डा ने ट्वीट करके बता दिया कि हम लोग बाहर हैं, लेकिन सवाल ये यहाँ ख़त्म नहीं होता है। एक जन नेता है, जन नेता की बात उनके फॉलोअर्स सुनते हैं, समझते हैं, कई जगहों को, कई लोगों को आप प्रभावित करते हैं, वैसे में ये बयान देना, क्या कुछ एक्शन हो सकता है सुप्रीम कोर्ट की तरफ से इस पे? निश्चित तौर पे राजीव जी, कल जब सुप्रीम कोर्ट खुलेगा तो शुरुआत में ही ये मामला सुप्रीम कोर्ट में उठने की उम्मीद है, और बार एसोसिएशन की तरफ से और कपिल सिब्बल, तमाम सीनियर लॉयर्स ने इस पे अपनी अपनी बात रखी है, और अनस तनवीर हैं एडवोकेट ऑन रिकॉर्ड, ये वक्त के मामले पर है, और उन्होंने अटॉर्नी जनरल को चिट्ठी लिख दी है कि इनके खिलाफ कंटेम्प्ट की प्रोसीडिंग को आगे बढ़ाया जाए। अब इसके दो, एक तो सुप्रीम कोर्ट इसमें सुओ मोटो ले सकता है, और इसमें कहीं कोई पार्लियामेंट्री प्रिविलेज नहीं है, उन्होंने पार्लियामेंट के बाहर ये कहा है। दूसरी बात थी कि सुप्रीम कोर्ट के पास अपना संवैधानिक अधिकार है, उसी 142 आर्टिकल जिस पे चर्चा हो रही है उसमें ही सुप्रीम कोर्ट को अपने कंटेम्प्ट को पनिश करने का अधिकार है, और जो अनस तनवीर एडवोकेट ने चिट्ठी लिखी है वो कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट एक्ट के तहत कार्रवाई की मांग की, क्रिमिनल कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट की मांग की है, जिसमें सुप्रीम कोर्ट इनको सजा भी दे सकता है। तो निश्चित तौर पर कल ये सुप्रीम कोर्ट में मामला उठेगा, लेकिन ये मामला केवल मान लीजिए कि सुप्रीम कोर्ट में उठता है, सुप्रीम कोर्ट इसमें क्या कॉल लेता है क्या नहीं, हम लोग कल देखेंगे, क्योंकि सीजेआई की कोर्ट में मामला जरूर उठेगा, मेंशनिंग होगी इसकी। लेकिन बीजेपी और सरकार की छवि सुप्रीम कोर्ट के मौजूदा चीफ जस्टिस के सामने, सुप्रीम कोर्ट की पूरी बेंच के सामने, और भविष्य के जो चीफ जस्टिस उनके सामने धूमिल हो गई है। और ठीक है, हमारे संविधान में सेपरेशन ऑफ पावर है, लेकिन सेपरेशन ऑफ पावर के बावजूद सौहार्दपूर्ण संबंध संवैधानिक संस्थाओं का भी आवश्यक है। जो जेपी नड्डा जी ने बयान दिया है निशिकांत दुबे के बयान पर, बहुत शर्मनाक बयान है। भारत के इतिहास में कभी भी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट छोड़िए, किसी व्यक्ति ने भी, किसी प्राइवेट इंडिविजुअल ने भी चीफ जस्टिस के ऊपर यह आरोप नहीं लगाया कि गृह युद्ध के लिए नाम लेकर जिम्मेदार है। हालांकि उनकी गृह युद्ध की बात से मैं सहमत हूं कि यह गृह युद्ध चल रहा है,
और तमाम तरीके के गृह युद्ध चल रहे हैं। एक साहब राष्ट्रपति बनना चाहते हैं, उनका युद्ध चल रहा है। निशिकांत दुबे तीसरी बार संसद पहुंचे लेकिन मंत्री नहीं बने, इनका भी एक युद्ध है। मणिपुर में गृह युद्ध चल रहा है। एक गृह युद्ध नागपुर और दिल्ली के बीच में चल रहा है कि अध्यक्ष बीजेपी का कौन हो। लखनऊ और दिल्ली के बीच में गृह युद्ध चल रहा है। तो तमाम तरीके के गृह युद्ध, राज्यों के साथ गृह युद्ध चल रहा है। बंगाल के गवर्नर एक युद्ध चला रहे हैं अपने ही सरकार के खिलाफ, वो लाउड स्पीकर लेके पहुंचे हुए हैं। तमिलनाडु के गवर्नर एक गृह युद्ध में लगे हुए थे जिनको सुप्रीम कोर्ट ने फटकारा। तो मैं निशिकांत दुबे की बात से आंशिक तौर पर सहमत हूं कि तमाम तरह के गृह युद्ध देश में चल रहे हैं, लेकिन उसके लिए जिम्मेदार चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया नहीं है। उसके लिए जिम्मेदार मोदी सरकार है, उनके गवर्नर हैं, उनके लोग हैं। तो लेकिन कल ये मामला जरूर उठेगा। और देखिए, परंपरा रही है, आप याद कीजिए कि ये कोई निशिकांत दुबे पहले व्यक्ति नहीं जिन्होंने कहा। एक जिम्मेदार पद पे कानून मंत्री रहते हुए किरण रिजिजू ने क्या कहा था, सुप्रीम कोर्ट के बहुत वरिष्ठतम जजों के लिए, कि ये देशद्रोही लोगों का गैंग है। उसके बाद उनकी नौकरी चली गई थी, उनका मंत्री पद चला गया था, उनका मंत्रालय हटा दिया गया था उनका। तो जगदीप धनखड़ उपराष्ट्रपति है, हालांकि उनकी वो डेकोरेटिव पोजीशन है, मतलब उसमें कोई कॉन्सिक्वेंशियल नहीं है उनका कहना ना कहना, लेकिन लगातार वो सुप्रीम कोर्ट पे हमला करते हैं। तो ये एक सोची समझी राजनीति का हिस्सा है। और ये बेसिकली क्या है कि संविधान के प्रति गृह युद्ध है, भारत के संविधान के प्रति गृह युद्ध है, उसके खिलाफ गृह युद्ध है, जो अलग अलग तरीके से दिखाई देता है। कभी निशिकांत दुबे के जरिए, कभी किरण रिजिजू के जरिए, कभी बीजेपी के और ट्रोल आर्मी के जरिए। अब आप सोचिए, ये दो जिनको सोशल मीडिया में कहा जाता है कि 2 रुपए के ट्रोल, उनमें और ये बीजेपी के इंपॉर्टेंट फंक्शनरीज की भाषा में क्या अंतर है? कोई अंतर ही नहीं रह गया। अब आप सोचिए कि ये रूलिंग पार्टी है, इनको जिम्मेदारी का एहसास ही नहीं है। 11वें साल में भी नरेंद्र मोदी अभी भी विपक्ष के तौर पर सरकार चला रहे हैं, अपने ही संस्थानों से लड़े हुए हैं, अपनी ही राज्य सरकारों से लड़े हुए हैं। आपकी पार्टी की राज्य सरकार है या नहीं है? राज्य सरकार आप ही की है, आप ही के बजट से उसको पैसा जाता है। आप प्रधानमंत्री के तौर पे, केंद्र सरकार के तौर पे आपकी जिम्मेदारी है सारी राज्य सरकारों को साथ में लेकर करना, क्योंकि सरकार की जो नीतियां हैं वो राज्य सरकार ही लागू करती है। जी बिल्कुल, केंद्र सरकार ही लागू करती है। राज्य सरकार तो मौजूद है, ग्राउंड पे है, उसका डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट है, उसका सीडीओ है, उसके ब्लॉक डेवलपमेंट ऑफिसर होता है। तो जो मौजूदगी है ग्राउंड पे वो राज्य सरकार की है। अब आप देखिए, गवर्नर्स के माध्यम से 10-10 बिल तमिलनाडु के गवर्नर रोके रहे अगर महीनों साल भर असेंबली के खिलाफ, तो निशिकांत दुबे ठीक कह रहे, गृह युद्ध चल रहा है। साफ साफ लिखा हुआ है संविधान में राष्ट्रपति और गवर्नर के बारे में कि ये मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री की सलाह पे काम करेंगे। जी। तो मुख्यमंत्री ने, पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री ने तो सलाह दी कि आप मत जाएं, आप चले गए वहां पे। अब मैं खबरें पढ़ रहा हूं कि वो लाउड स्पीकर लेके वहां पे बात कर रहे हैं। तो मतलब गवर्नर जो है वो विपक्ष का विधायक नहीं है, उसकी एक अपनी प्रोटोकॉल है, मर्यादा है। वो माइक लेके पब्लिक मीटिंग नहीं करता है गवर्नर। तो स्थिति देश की वाकई जो चुनौतीपूर्ण है। और दूसरा जो सबसे बड़ी चुनौतीपूर्ण, जहाँ विफलताएं हैं, कल अमेरिका के उपराष्ट्रपति भारत में होंगे। जी। वीजा भारतीय नागरिकों को, तो दुनिया के तमाम नागरिकों को वीजा टर्मिनेशन का नोटिस जा रहा है अमेरिका में। उसमें आधे भारतीय हैं। ये खबरें आई कि आधे भारतीय हैं।
तो अभी आपके भारत के नागरिकों को हथकड़ी बेड़ी लगा के ट्रंप ने 2 बार भेजा, टैरिफ भी लगा रहा है आपके ऊपर। और आप जब वो वाइस प्रेसिडेंट यहाँ आने वाले हैं तो भारतीय स्टूडेंट्स को नोटिस दिया जा रहा वीजा टर्मिनेशन का। बिल्कुल। क्या भारत सरकार जेडी वेंस से उठाएगी मामला? ये मैं कहूंगा नहीं उठाएगी। अभी भी मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स की खामोशी है इस पूरे मामले में। तो विदेशी फ्रंट पे, देश के फ्रंट पे संवैधानिक संस्थाओं को सुचारू रूप से चलाने के चक्कर में के प्रक्रिया में कंप्लीट फेलियर है। और एक आखिरी बात देखिए, जो इन्होंने एसवाई कुरैशी को कहा ऋषिकांत दुबे ने, मुस्लिम आयुक्त, याद कीजिए एक गुजरात में इलेक्शन हो रहा था और मुख्य चुनाव आयुक्त थे लिंगडो जी। मोदी जी ने उनकी एक ईसाई के तौर पर पहचान करवाई थी। जब उन्होंने सत्य की तो मोदी जी ने क्या कहा था? जेम्स माइकल लिंगडो जी। तो ऋषिकांत दुबे तो बहुत छोटा खिलाड़ी है, उसके बड़े खिलाड़ी तो जो नफरत के व्यापारी हैं वो प्रधानमंत्री बने बैठे हैं। जी बिल्कुल बिल्कुल, आप सही कह रहे हैं। बहुत कुछ जब चुनाव आयुक्त की बात आए, एसवाई कुरैशी साहब का नाम लाना, उसके बाद उधर संजीव खन्ना जी का नाम लेना, सीजेआई हैं, अभी आज की तारीख में अगले महीने रिटायर हो रहे हैं। लेकिन आखिर देश में चल क्या रहा है? हमारे साथी प्रफुल्ल जी जुड़े हुए हैं कोलकाता से। कोलकाता में भी, उधर बंगाल में भी बहुत कुछ चल रहा है। लेकिन प्रफुल्ल जी, जरा राजनीति की बातें और इधर केंद्र में जो राजनीति चल रही है दिल्ली में, उसकी बात दूर तक जा रही है, वो कोलकाता हो या झारखंड हो या बिहार हो। और बिहार और पश्चिम बंगाल तो अभी सुर्खियों में रहेगा भी, पहले बिहार उसके बाद फिर पश्चिम बंगाल, और बंगाल में आप हैं। जरा आपसे भी समझूं कि क्या इसका असर उधर भी पड़ता हुआ नज़र आता है आपको, चाहे वो वेस्ट बंगाल हो, क्योंकि मुर्शिदाबाद को जिस ढंग से बिल्कुल फ्रेम किया गया है, और वो भी वक्फ बिल के बाद देखिए क्या हो रहा है। सुप्रीम कोर्ट में मुर्शिदाबाद का नाम भी नाम न लेते हुए लेकिन हिंसा कहा गया, और तुषार मेहता जी ने कहा था। तो इसलिए ज़रा समझना चाहता हूं कि अब उसके बाद बीजेपी का जो ये बयान है, उसकी जो प्रतिक्रिया है इस पर, सुप्रीम कोर्ट के आदेश पे, ऑर्डर पे, इसको कैसे देखते हैं आप? और सबसे बड़ी चीज़ कि क्या यहाँ पर बीजेपी कहीं ना कहीं बैकफुट पर नजर आती है? सभी को सर, आपने बिल्कुल सही कहा कि बैकफुट पर तो है बीजेपी, और उसके अपने कारण हैं। और कारण क्या है कि क्यों ये सब इस तरह की बातें हो रही है, हमें इसका विश्लेषण करना चाहिए। अभी देश की जो राजनीतिक परिस्थिति है घरेलू, वो भारतीय जनता पार्टी के बिल्कुल ही प्रतिकूल है। अभी वो ईडी के मामले को लेकर के वो काफी सक्रिय हैं। राहुल गांधी और सोनिया गांधी को समन दिया गया है, चार्जशीट दाखिल हो गया है, और अभी 25 तारीख पर उस पर सुनवाई होगी। ये चाहते हैं, शुरू से ये चाहते हैं कि डरा करके पूरे देश को रखें। और राहुल गांधी जी ने जब न्याय यात्रा शुरू की और भारत जोड़ो यात्रा की, उसके पहले तो उसमें एक महत्वपूर्ण उनका नारा ये था कि डरो मत। यानी कि देश को जिस बहुमत के शासन या बहुमत की ताकत के बल पर डरा करके रखा गया था, देश कहने का मतलब देश के लोगों और संस्थानों और जो संवैधानिक प्रतिष्ठान हैं, उनके जो कर्ता धर्ता हैं, सभी को डरा करके रखा गया था। और राहुल गांधी ने यह आह्वान दिया कि डरो मत। इधर भारतीय जनता पार्टी ने देखा कि सचमुच लोग डर के दायरे से बाहर निकल रहे हैं, और जब डर के दायरे से बाहर निकल रहे हैं तो उनका मुख्य राजनीतिक हथियार ही खतरे में पड़ गया। तो वो डराने के लिए ये सब काम कर रहे हैं। अब उन पर क्या कार्रवाई होगी नहीं होगी, या तो अभी सुप्रीम कोर्ट में इसका फैसला होना है। लेकिन आपको ध्यान होगा बिहार में के तिवारी नाम के एक सज्जन हुआ करते थे, जो मंत्री भी थे राजीव गांधी जी के समय में, और उन्होंने एक गलत बयान दिया था राष्ट्रपति, तब के राष्ट्रपति यानी जैल सिंह के संदर्भ में, और उन्हें तत्काल मंत्री पद छोड़ना पड़ा था। इनकी तो आदत ही है कि ये कह देंगे कि जब महात्मा गांधी की हत्या हुई तो इन्होंने कह दिया कि गोडसे से हमारा कोई लेना देना नहीं है।
जी। ये तो कह देते हैं तुरंत कि इनसे हमारा कोई लेना देना नहीं है। आपका इनके बयानों से कोई लेना देना नहीं है, वो तो ठीक है, लेकिन इनसे जो आपका लेना देना है उसका क्या होगा? आप कह दीजिए कि हमारा निशिकांत दुबे से कोई लेना देना नहीं है, ऐसा तो आप कहेंगे नहीं, वो आपके साथ जुड़े हुए हैं। तो यह कैसे हो सकता है कि उनके बयानों से आपका लेना देना नहीं है लेकिन उनसे आपका लेना देना है? तो सब मिलकर के ये काम कर रहे हैं। अब गृह युद्ध की बात, ये तो चाहते हैं कि गृह युद्ध हो, क्योंकि ये हमेशा युद्ध की मुद्रा में रहते हैं, चाहे चुनाव हो या शांति काल हो। शांति का पाठ तो इन्होंने पढ़ा ही नहीं है, और ये हमेशा चाहते हैं कि राजनीति को भी, चुनाव को भी युद्ध के स्तर पर जाकर के ले जाते हैं, और वहां से चाहते हैं कि इसके आधार पर इनका ध्रुवीकरण होगा। पश्चिम बंगाल में भी ये बात बिल्कुल उसी तरह से है। आज जब खड़गे साहब ने इस बात को कहा, मनुस्मृति का हवाला दिया और इस बात को कहा कि शूद्रों या दलितों कह लीजिए आज की शब्दावली में, और महिलाओं के साथ जो इनका रवैया रहा है, और वह रवैया विचारधारात्मक रहा है, वो ऐसा नहीं रवैया रहा है कि किसी ने बयान दे दिया। ये सदियों से चली आ रही जो परंपरा है, उस परंपरा के आधार पर यह विचारधारात्मक रवैया है कि इनके साथ उदम दर्जे का व्यवहार किया जाए। अभी जो अनुराग कश्यप ने की बात को लेकर के जब हो हल्ला मचा हुआ है, आप वहां भी देख सकते हैं ये क्या कह रहे हैं, योगी जी क्या कह रहे हैं उत्तर प्रदेश में बैठ करके कि यहाँ भेज तो हम इलाज कर देंगे। चाहे वो अबू आजमी का मामला हो या पश्चिम बंगाल के लोग, लगता है कि दिल्ली में तो मोहल्ला क्लिनिक फेल कर गया आम आदमी पार्टी का, लेकिन अब इन्होंने हो हल्ला क्लिनिक खोल लिया है उत्तर प्रदेश में, ये सबका इलाज कराने का ठेका ले रहे हैं। तो देश में जो इस समय में हो रहा है वह निश्चित रूप से बहुत भयावह है। और बाबा साहब अम्बेडकर ने भी ये बात कहा था कि अगर लोकतांत्रिक ढंग से देश नहीं चलेगा और अगर इसकी अनसुनी की जाएगी, लोगों की लोकतांत्रिक भावनाओं की, लोगों की जरूरतों की, तो देश एक ऐसी स्थिति में फंसेगा जिसकी कल्पना नहीं की जा सकती है। उस समय तो चर्चिल ने कहा था कि ये देश बट जाएगा, इस देश के लोग आपस में लड़ मरेंगे, लेकिन हमारे उस समय के नेतृत्व ने इस बात को संभाला, देखा कि देश हमारा न बटे एक रहे। आज भी अगर आशा और उम्मीद कहीं से हम देखते हैं तो वही देखते हैं कि जो कांग्रेस है उसके नेतृत्व में राहुल गांधी ने जिस ढंग से अपना सांगठनिक चुस्ती दुरुस्ती शुरू की है, संगठन को चुस्त और दुरुस्त बना रहे हैं। बिहार बरस एक प्रयोगशाला है और वह प्रयोगशाला इनको परास्त करेगा। अब देखिए कि गुजरात में भी जो हो रहा है, गुजरात में संगठन को मजबूत कर रहे हैं, गुजरात जा रहे हैं, ये युद्ध की शैली में वो खेल रहे हैं। आजकल तो ऑप्टिक्स का जमाना है, लोग समझेंगे कि अगर कांग्रेस गुजरात में ही इतनी सक्रिय हो रही है और वहां सक्रिय होने का अपना तरीका है, तो बिहार में तो सक्रिय होगी। ये संपूर्ण रूप से एक न्याय की लड़ाई है जी। तो ये न्याय की लड़ाई है, इसमें उम्मीद की किरण तो वही है जी। जी बिल्कुल बिल्कुल, उम्मीद की किरण, न्याय की लड़ाई, और इन सब के बीच जो बयानबाजियां हैं उसको किस रूप में देखा जाए। क्या निशिकांत दुबे ने पार्टी लाइन से बाहर जाकर ये बयान दिया है, या पार्टी के भीतर यही सारी बातें होती हैं और इसलिए इसको अब पब्लिक फोरम में ले आया गया है? क्या भाजपा, भारतीय जनता पार्टी यही करना चाह रही है? क्या भारतीय जनता पार्टी अब न्यायपालिका के खिलाफ नफरत के बीज बो रही है? ये तमाम सवाल हैं। जरा आना चाहता हूं जयशंकर जी आपके पास, आपसे जरा समझूं। जयशंकर जी, कैसे देखते हैं, एक लंबा अनुभव आपका पत्रकारिता में और इन तमाम ऐसे बयानबाजियों को आपने बहुत नजदीक से देखा, आपसे भी समझना चाहता हूं कि क्या इसके जरिए भाजपा ने अपना जो असली चेहरा है वो दिखाना शुरू कर दिया है? क्या यहां से भाजपा बिहार और पश्चिम बंगाल की जो सियासी लड़ाई है उसमें कूदने की कोशिश कर रही है या कूद चुकी है? कैसे देखते हैं? नहीं राजीव जी, भाजपा तो लगातार चुनावी मोड में रहती ही है, इसमें तो कोई दो राय नहीं है। लेकिन अभी जो बयानबाजियां हो रही है ये कहीं ना कहीं सुनियोजित है, इसमें कहीं कोई दो राय है नहीं। कोई बीजेपी में अदना सा कार्यकर्ता भी कुछ ऐसी बात नहीं बोल सकता है जो आरएसएस या भारतीय जनता पार्टी के लोगों को कबूल ना हो। ये बातें बुलवाई जाती हैं और उसके बाद उस पर रिएक्शन देखा जाता है। रिएक्शन अगर थोड़ा खड़ा आ गया लोगों का तो उससे वो नाता तोड़ लेते हैं। इनका यही है कि चोर कहेंगे चोरी करो, लेकिन पकड़े जाओगे तो हम तुमको पहचानते नहीं। ये इनका है, ये शुरू से ही रहा है।
अब सवाल है कि निशिकांत दुबे ने या दिनेश शर्मा ने जो कहा है वो तो ठीक है, उससे आपने कह दिया कि हमारा इससे कोई मतलब नहीं है, लेकिन आपकी पार्टी में है ना। उपराष्ट्रपति ने जो कहा उस पर क्या कहेंगे? उपराष्ट्रपति ने सिर्फ गृह युद्ध की बात नहीं करी है, लेकिन ये तो कहा है ना भाई, अदालतों को राष्ट्रपति को डिक्टेट करने का अधिकार नहीं है, ये बात तो उन्होंने ही कही है। तो संविधान की तो धज्जियां उड़ाने का काम ऊपर से लेकर के नीचे तक हो रहा है। एक कहावत कहते हैं लोग गांव में कि एक बच्चा था, वो सड़क पे पेशाब कर रहा, नंगा होकर के, तो किसी ने कहा कि अरे बड़ा नंगा है, तो जाओ इसका कौन है, इसका पिता, उससे शिकायत करो कहाँ है। तो पता लगा गए तो कोई छत से मुत रहा था, पेशाब कर रहा था, तो कहा कि वो कौन है, बोला वो उस लड़के का बाप। तो सवाल है कि जब निशिकांत दुबे जैसे लोग इस ढंग की बात कर रहे हैं और जब उनके आका जो हैं वही जब जेम्स माइकल लिंगो की बात करेंगे तो बाकी लोगों में क्या मैसेज जाएगा? तो ए टू जेड वही है। और ये पहली बार थोड़ा है संविधान के बारे में, संविधान बदलना है, संविधान बदलना है, ये बात लिखा उनके विवेक देव राय ने जो इकोनॉमिक एडवाइजरी काउंसिल चेयरमैन थे, जो उसके बाद अनंत हेगड़े, लल्लू सिंह, ज्योति मिर्धा, कितने लोगों के बयान आते गए। वो कह दिया बाद में कि नहीं साहब अब तो अम्बेडकर साहब भी आ जाएंगे तब भी नहीं बदलेगा। हम ये पूछ रहे हैं कि अगर भाजपा को आज 370 से अधिक सीटें मिल गई होती तब इनके बयान किस तरह के होते? आज वो जिस तरह की भाषा बोल रहे हैं, निशिकांत दुबे बोल रहे हैं या दिनेश शर्मा बोल रहे हैं या और लोग बोल रहे हैं, तब उनकी भाषा कैसी होती आप कल्पना कर सकते हैं क्या? अभी तो 240 पे सिमट गए हैं। और चलो ठीक है, वो एनडीए के पार्टी थे, तेलुगु देशम या जनता दल यू के लोग, तो इसमें कोई उनकी सरकार चला रहे हैं, लेकिन उनकी सरकार पर भी कहा अब तो खुल करके खेल खेल रहे हैं। अब उनकी चाहे कोई ना कोई एक नस इनके पास है। अब अगर चंद्रबाबू नायडू को तय करना होगा कि उनके ऊपर जो मुकदमे चल रहे हैं या ईडी की जांच चल रही है उसको परे रखना है या सरकार का विरोध करना है, तो इसलिए वो तो सरकार के साथ रहेंगे ही रहेंगे। वही हालत नीतीश कुमार जी की हालत हो गई है, ये लोग सपोर्ट तो करेंगे ही करेंगे। अब देखिए दरअसल क्या है कि सिर्फ ये वक्फ बोर्ड का मामला नहीं है। इसके पहले इसी सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस धुलिया साहब ने उर्दू के ऊपर जो फैसला दिया उसको लेकर के खलबली मची हुई है अंदर अंदर खाने, क्योंकि जिस ढंग से ये लोग बातें कर रहे थे तो उससे इनको तकलीफ हुई है। और अब सबसे बड़ी बात आप कल्पना कर सकते हैं क्या इस देश में कोई ऐसा अटॉर्नी जनरल होगा जो अदालत में पेश होकर कहेगा कि साहब हमको 1 हफ्ते का समय दीजिए, हमको कुछ मालूम ही नहीं है, वक्फ संशोधन अधिनियम जो संशोधित अधिनियम बना है उसके बारे में हमको कुछ पता नहीं है, 1 हफ्ता हम पढ़ेंगे, समझेंगे, जानेंगे, तब हम 1 हफ्ते बाद आपसे बात करेंगे। क्या मतलब है भाई? तुम्हारी सरकार चल रही है, तुम्हारी सरकार एक कानून में संशोधन कर रही है और कानून बन गया है, पास हो गया है और तुमको उसके बारे में कुछ पता ही नहीं है, तो कमाल है। इसी तरह के एक से एक जो ये है लोग, और उसके पहले जैसे अब तमिलनाडु के गवर्नर के बारे में था, या भाई एक सीधी सी बात है कि हमारा एक संविधान आपके सामने है, संविधान सर्वोपरि है, सब मानते हैं। संविधान में साफ साफ लिखा है कि साफ एक कार्यपालिका होगी, एक सरकार होगी जो संसद के जरिए बहुमत से अपना कानून बनाएगी, उस कानून का अमल करना होगा। लेकिन अगर उस कानून से संविधान को कहीं ठेस पहुंचती है, संविधान का कोई अनुच्छेद बाधित होता है, तो उसकी समीक्षा सर्वोच्च न्यायालय करेगा। साफ साफ है। अगर राज्यपाल के बारे में साफ है कि साहब कोई भी अगर राज्य सरकार कोई बनाती है, आदेश जारी करती है, फैसला करती है, कैबिनेट का डिसीजन होता है, तो उस पर उसको मुहर लगानी होगी। अगर नहीं लगाता है तो वापस कर देगा, वापस करेगा, फिर कैबिनेट उसी को रिजोल्यूट करके फिर से भेज देगी, उसके बाद उसकी मजबूरी हो जाएगी, चाहे राज्यपाल हो चाहे राष्ट्रपति हो। ये तो साफ साफ लिखा है ना। तो लेकिन ये तो कहीं नहीं लिखा कि आप अपनी कुर्सी के नीचे दबा के रख दीजिए, 6-6 महीने 8-8 महीने बैठ जाइए, उस पर कोई सांसी मत लीजिए, ये तो नहीं लिखा संविधान में। संविधान में लिखा कि आप अगर चाहें तो उसको मना कर सकते हैं, लेकिन मना करेंगे दूसरी बात फिर आपको स्वीकार करना पड़ेगा। तो एक से एक चीजें आ रही थी। अब इनको लग रहा था कि जिस तरह से इन्होंने धनंजय यशवंत चंद्रचूड़ साहब को इन्होंने मैनेज कर लिया और वो भगवान की कृपा से फैसले देने लगे, उसी तरह से संजीव खन्ना साहब भी मैनेज हो जाए। अब इनको पता नहीं है कि आपने किस घर में दावत दी है। संजीव खन्ना साहब जस्टिस HR खन्ना के सुपुत्र हैं, जो आपातकाल में, उस समय के आपातकाल में भी उन्होंने फैसला दिया था और जिसमें कहा गया था कि
जस्टिस खन्ना जैसे लोगों की तो स्टैच्यू बनाना चाहिए पूरे हिंदुस्तान में। ये अमेरिका के अखबारों में छपा। उस HR खन्ना के लड़के हैं संजीव खन्ना। आप संजीव खन्ना को हाउस में नहीं रख सकते, और तय कर लेंगे। उनको लगेगा कि हाँ संविधान सम्मत है। भाई ऐसा तो नहीं कि संविधान से बाहर जाकर के कोई काम कर रहे हो। जो बातें हैं अब भाई सवाल एक जैसे हो गया कि बाकी भी जितने धार्मिक न्यास हैं या ये है, तो उसमें क्या गैर जाति के लोग हैं, क्या गैर संप्रदाय के लोग हैं, क्या हिंदुओं के जो बोर्ड है उसमें क्या मुस्लिम है? तो फिर वक्फ बोर्ड में कैसे क्यों गैर मुस्लिम रहेंगे भाई? अब ये सवाल जो उन्होंने पूछा है ये तो सवाल वाजिब है, आप सवाल का जवाब दीजिए। इस तरह से जो भी व्याख्या है, देखिए वो एक से एक सारा संविधान सम्मत उनकी टिप्पणियां हैं, उनके आदेश हैं, अंतरिम आदेश है चाहे जो भी है, उन्होंने सेट कर दिया। रिटायर होने जा रहे हैं खन्ना साहब, लेकिन उन्होंने पैरामीटर सेट कर दिया है। उससे बाहर जाकर के कोई भी पीठ बनेगी तो उस पर नहीं जा सके। तो उससे इनको डर हो गया है। इनको डर लग रहा है कि जो हम मनमाना काम करने जा रहे हैं, एक तो जो डर था कि नीतीश कुमार और चंद्रबाबू नायडू कुछ विरोध कर सकते हैं, कहीं दबाव बना सकते हैं, तो वो दबाव तो नहीं रहा। अब उनको अपने तोड़ लिया, जोड़ लिया, उससे आपने संसद के जरिए पास करा लिया। लेकिन संसद की कार्रवाई को समीक्षा तो कर सकता है। अगर आप संविधान के विरुद्ध कोई काम करते हैं, सरकार कोई विरुद्ध फैसले करती है, तो उसको तो सर्वोच्च न्यायालय करेगा। वही सर्वोच्च न्यायालय कर रही है। अब ये इनको सबसे अधिक डर इसके सता रहा है, इसलिए ये बौखलाए हुए हैं। बयान देखिए निशिकांत दुबे का हो, चाहे अब इसके पहले क्या था, प्रज्ञा ठाकुर जो थी, जो सांसद थी, जिसने हेमंत करकरे के बारे में किस ढंग के बयान दिए थे, तो मोदी साहब ने कहा था कि साहब, या नाथूराम गोडसे के पक्ष में बयान दिया था, तो मोदी जी ने कहा था साहब मैं उसको दिल से माफ नहीं करूंगा, दिल से नहीं माफ करूंगा, लेकिन संसद में बगल में बैठा हूं। ये भी है, ये भी सच है। ये भाई अगर नड्डा साहब आपको लग रहा है कि निशिकांत दुबे ने बयान गलत दिया है, दिनेश शर्मा ने बयान गलत दिया है, तो आप कहिए कि उन्होंने गलत बोला है। आप ये कह रहे हैं कि हमारा उससे लेना देना नहीं है, ये नहीं बात। आप कहिए कि उन्होंने गलत बोला है कि सही बोला है। आप अगर आपको लगता है कि गलत बोला है तो कहिए गलत बोला है। उनको हम पार्टी से निलंबित कर रहे हैं या कोई भी कार्रवाई कर रहे हैं, आप कुछ भी नहीं कर रहे हैं, बस ये कर दिया हम अपने को अलग कर रहे हैं। अरे अलग क्यों कर रहे हैं भाई? आप ही के कहने पे तो बोल रहा है। निशिकांत दुबे जो लोकसभा के अंदर हुल्लड़ ब्रिगेड है भारतीय जनता पार्टी की, उसका सबसे बड़ा नेता है, सबसे बड़ा अगुवा है। कल तक रमेश बिधूड़ी था, आज वो जब भी कभी किसी पर भी तृणमूल कांग्रेस के सांसदों पर भी जब हल्ला बोलना होगा तो निशिकांत दुबे, उस समय कभी आप उसको रोकते नहीं है। तो इसी तरह मन बढ़ा हुआ है वो आदमी। कभी डिप्टी चीफ मिनिस्टर तो नहीं था, मिनिस्टर भी मेरे ख्याल से नहीं था वो, लेकिन मुख्यमंत्री बनने का दावेदार था कि वो झारखंड का मुख्यमंत्री बन जाएगा। पता लगा उसके इलाके में थोड़ा सफाया हो गया। तो खैर वही बड़बोलापन है। और हम तो कह रहे हैं कि सरकार और ईडी में अगर जरा भी ताकत हो, सीबीआई ईडी में है, तो निशिकांत दुबे की संपत्तियों की जांच कर लीजिए। कैसे ये आदमी कहां से कहां तक पहुंचा है, ये कैसे सैनी फार्म में बंगले बने, कैसे बन के रह रहा है, सारा कुछ है, उसकी जांच एक बार भी सरकार नहीं कराएगी, आपको लग रहा है। लेकिन चूंकि आपने उसको महत्व दिया है, आपने उसको बोलने के लिए कहा हुआ है, उकसाया हुआ है कि नहीं तुमको ये बोलना है, उसकी वो क्वालिटी है। अब उसमें जब चूंकि आप फंसने लग गए तो लगा कि साहब इससे अलग कर देना चाहिए। तो राजीव जी बस यही, अभी तो यही है, अगले जी बिल्कुल बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। जरा आना चाहता हूं संजय जी आपके पास। संजय जी कैसे देखते हैं आप, बहुत विश्लेषण हम लोग अलग अलग हमारे साथी कर रहे हैं, मामला सिर्फ यहाँ पर एक चेहरा निशिकांत दुबे का या दिनेश शर्मा का ही नहीं है, बल्कि ऐसे बयान जबकि जो सत्ता पक्ष के खिलाफ, आप देख लीजिए, जो पत्रकार हैं या बुद्धिजीवी हैं या जो अगेंस्ट सरकार के ऊपर उंगलियां उठाते हैं, वो अर्बन नक्सल हो जाते हैं। आप देखिए लंबी फहरिस्त है। और जैसे ही अब है कि अब सुप्रीम कोर्ट ने अगर एक फैसला, वो डायरेक्टिव दिया है, अभी फैसला नहीं है, वो भी सरकार ने माना है कि मिलॉर्ड आप मेरा ये बयान ऑन रिकॉर्ड ले लीजिए कि हम अगली सुनवाई तक इस पर कोई भी एक्शन लेने नहीं जा रहे हैं। ये सुप्रीम कोर्ट में सरकार का कथन है और सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता की तरफ से रिकॉर्डेड है। यहां पर माफी चाहूंगा, यहां संजीव खन्ना साहब, उन्होंने तो कुछ कहा ही नहीं है, वो तो एक दिन पहले कह रहे थे, तब ये हाल है। और अगर वो कह देते, आदेश जारी हो जाता, तब क्या होता? इसलिए यहां ये गंभीर चिंता का विषय है कि अगर आप कुछ भी डिसेंट नोट पे आते हैं तो वो खिलाफ हो जाता है, आप सरकार के खिलाफ हैं। संजय जी। बिल्कुल, मैंने अभी हाल में लिखा था
कि जिस ढंग से सरकार चल रही है उसमें बीजेपी पर प्रतिबंध, बीजेपी मतलब संघ परिवार पूरा आरएसएस पर प्रतिबंध लगना चाहिए और कोई रास्ता नहीं है, क्योंकि बीजेपी की सत्ता में भिन्न कारणों से लेवल प्लेइंग फील्ड पे चुनाव हो ही नहीं रहे हैं। तो जब चुनाव हो ही नहीं रहे हैं और हम हर बार देख रहे हैं कि संजय जी शायद डिस्कनेक्ट हो गए अचानक। कोई बात नहीं, जब जुड़ते हैं तो उनके पास हम आते हैं। लेकिन अमलेंदु जी इसी सवाल के साथ आपके पास, जरा आप अपनी बात रखिए प्लीज। देखिए राजीव जी, ये जो पूरा प्रकरण है ये असल में वक्फ बोर्ड के मसले पर सुप्रीम कोर्ट को धमकाने का एक प्रयास है कि वक्फ बोर्ड के मसले पर सुप्रीम कोर्ट जो है वो विधि सम्मत और संविधान सम्मत फैसला ना दे दे, इसलिए धमकाया जा रहा है सुप्रीम कोर्ट को कि ये ना दे पाए। अब देखना ये होगा कि 5 मई की जब सुनवाई होती है उस पर सुप्रीम कोर्ट पे इसका क्या असर पड़ता है। जो आएगा उसके आधार पर मालूम पड़ेगा कि सुप्रीम कोर्ट दबाव में आया है कि नहीं आया है। ये साफ तौर पर देखा जा सकता है कि जिस तरीके से, यानी आज 3 दिन से जो है वो हैशटैग अभी तक चल रहा है, ये सुप्रीम कोर्ट के लिए सुप्रीम कोठा शब्द इस्तेमाल करके 3 दिन से हैशटैग अभी भी चल रहा है और टॉप में चल रहा है। इसका मतलब ये टॉप में अगर कोई 3 दिन से हैशटैग चल रहा है राजीव जी, तो वो बिना जो है वो भारतीय जनता पार्टी की टोल आर्मी के नहीं चल रहा है, ये साफ तौर पर समझा जा सकता है। तो ये एक तरीके से देखा जा लगता है, मैं भी हो गया प्लीज। जी अमलेंदु जी अपनी बात पूरी कीजिए, फिर आते हैं संजय जी के पास। डिस्कनेक्ट हो गए, अमलेंदु जी भी डिस्कनेक्ट हो गए। चलिए, क्या आज ये चल क्या रहा है? प्रेम कुमार जी हैं हमारे साथ। अच्छा, हाँ संजय जी आ गए। संजय जी, हाँ, जी प्लीज अपनी बात। हाँ जी हाँ बिल्कुल, मैं ये कह रहा था कि मैंने जो कहा कि जो स्थितियां हैं उसमें बीजेपी पे प्रतिबंध लगना चाहिए और कोई ऑप्शन नहीं है, और अगर नहीं लगेगा तो हमारा देश तानाशाही की ओर जा रहा है और देश के अगेंस्ट में है कि हम बीजेपी पे प्रतिबंध नहीं लगाए। ये मौजूदा स्थितियां हैं। मौजूदा स्थिति ये है कि बीजेपी ने झूठ बोलकर, गलत आरोप लगाकर किसी तरह सत्ता पे कब्जा पा लिया और उससे जो ताकत मिली उस ताकत का उपयोग या दुरुपयोग करके वो तमाम संवैधानिक संस्थाओं पर कब्जा करते जा रही है। अभी तक उसको जो सफलता मिली है चुनाव आयोग तक है, और चुनाव आयोग का मामला भी सुप्रीम कोर्ट में है। चुनाव आयोग की नियुक्ति का मामला, उसमें सुप्रीम कोर्ट ने सख्ती नहीं की, इसलिए उसको उसका स्थिति मजबूत है चुनाव आयोग की, सरकार की। तो इन सारी स्थितियों में जब हम देख रहे हैं कि बीजेपी लगातार मनमानी कर रही है और तानाशाही की ओर बढ़ रही है, तो क्यों नहीं हमको बीजेपी को रोकना चाहिए। तो बीजेपी को रोकने का उपाय तो जरूरी है, वो कैसे होगा क्या होगा वो मेरा विषय नहीं है, लेकिन मैंने ये लिखा था। अब मैं इसको पूरे मामले को ऐसे देखता हूं कि बीजेपी ने जब देख लिया कि उसको सामान्य तौर पे चुनाव जीतना मुश्किल है और हिंदू मुसलमान करने से उसको फायदा होता है, तो उसने इस बार चुनाव के लिए, बिहार में चुनाव जीतने के लिए या बंगाल और आगे के चुनाव जीतने के लिए खुलकर हिंदू मुस्लिम करना शुरू कर दिया, क्योंकि उसने देख लिया कि चुनाव आयोग अभी तक उसके खिलाफ कुछ नहीं कर रहा है, तो आगे भी कुछ नहीं करेगा। कुल मिलाकर या संक्षेप में हम ये कह सकते हैं कि उसने देख लिया कि हम हिंदू मुसलमान खुल के कर सकते हैं, तो खुल के कर रही है। और उसी में वक्फ कानून लेके आए। वक्फ कानून जो है जैसा है सबको पता है, हम लोगों ने सब पार्लियामेंट में डिस्कशन सुना, वो कैसे असंवैधानिक है, उसके कौन सी धाराएं असंवैधानिक है, क्यों नहीं होना चाहिए, उसकी क्या जरूरत है। तमाम बातों से क्लियर है कि सरकार को हिंदू मुसलमान करना है, इसलिए ये कानून लाया गया है, ना इसकी कोई जरूरत थी ना कोई मांग थी। तो अगर इसको लाया गया है तो इसलिए लाया गया। अब सुप्रीम कोर्ट ने स्टे कर दिया तो कानून नहीं बना, लेकिन इससे बीजेपी का या सरकार का कोई नुकसान नहीं हुआ। उसको तो हिंदू मुसलमान करना था, वो ध्रुवीकरण तो हो ही रहा है। और उसी ध्रुवीकरण का अगला स्टेप है ये दिखाना या कहना कि हमें अगर सुप्रीम कोर्ट नहीं होता तो हम तो ये भी कर देते, वो भी कर देते, हमने तो ये कानून बना ही दिया था। तो बीजेपी ये दिखा रही है कि हमारी चले तो हम तो ऐसा कानून बना दे, और हमने बना भी दिया, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने रोक दिया। तो अब जो है सुप्रीम कोर्ट खलनायक है और सुप्रीम कोर्ट को कंट्रोल में लाना है या बदनाम करना है। तो सारे काम उसी हिसाब से चल रहे हैं। और उसमें सबसे पहले, अब चूंकि सुप्रीम कोर्ट के खिलाफ खुलकर बोलने का कोई रिवाज नहीं था, तो वो काम सबसे पहले धनखड़ जी ने किया। अब वो किसी के कहने पे किया कि स्वप्रेरित था, वो उनका सिरदर्द है, लेकिन उन्होंने शुरुआत कर दी। और ये कहा गया कि धनखड़ जी खुद ही बहुत वकील हैं, पुराने जानकार हैं, वगैरह वगैरह, तो वो कह रहे हैं तो उसमें दम है और उतनी आलोचना हो सकती है। भाई हम लोग ये भी जानते हैं कि सुप्रीम कोर्ट कहता है कि हाँ आलोचना हो सकती है, की जा सकती है, पहले भी कहा जाता रहा है, आलोचना होती रही है। तो आलोचना किस लेवल पे होगी
उसका स्तर अब ये अपने सांसद महोदय जो है दुबे जी ने निकाल दिया, तो वो अपना स्तर ले आए। लेकिन शुरुआत की गई वाइस प्रेसिडेंट के स्तर से या धनखड़ साहब के स्तर से। तो अब जब इन्होंने निशिकांत दुबे ने जो कहा वो बिल्कुल गलत है, नहीं कहा जाना चाहिए, वो सब अपनी जगह है। लेकिन उसको बीजेपी ने जब उससे अलग हो गया, या बीजेपी अध्यक्ष जब कह रहे हैं कि उससे हमारा लेना देना नहीं है, तो हम जैसे लोग जो कहते हैं कि बीजेपी को प्रतिबंधित किया जाना चाहिए और बीजेपी ऐसे काम कर रही है, तो संघ ने अपने लिए एक डिफेंस बनाया कि हमने तो उनकी आलोचना की थी और वही औपचारिकता है और कुछ नहीं है, उससे ज्यादा कुछ नहीं। अगर उनको, लेकिन इसमें एक फायदा ये भी है कि ये कहने के लिए हो जाएगा कि चूंकि संघ ने उससे, बीजेपी ने उससे कुछ संबंध नहीं रखा है, तो निशिकांत दुबे इतने बड़े आदमी नहीं है कि उनके खिलाफ सुप्रीम कोर्ट कुछ करे, और हो सकता है सुप्रीम कोर्ट के खिलाफ कार्रवाई नहीं करेगी, चलो ठीक है, बहुत मामूली बात है और कहते रहते हैं, तो ठीक है हम उस पर ये हो सकता है। मैंने बीजेपी ने इनकी आलोचना करके या उनसे पल्ला झाड़ करके उनको बचा लिया है या बचाने की तैयारी की है। तो कुल मिलाकर के ये है कि हर तरह से सुप्रीम कोर्ट की आलोचना की। आज ही एक खबर है कि वो जो यशवंत वर्मा के घर में जो नोट मिले थे उसके बारे में इंक्वायरी चल रही है और पुलिस कमिश्नर ने ये बयान दिया है। 14 मार्च का मामला है, 20 तारीख को खबर छप रही है, 1 महीने बाद। और 1 महीने में जो खबर है या जो अभी तक जो व्हाट्सएप पे घूम रहा है या जो सब चर्चा हो रही है वो ये कि जज के यहाँ नोट मिला, भ्रष्टाचार है, उस पर तो सुप्रीम कोर्ट परमिशन नहीं दे रहा जांच करने की, लेकिन सुप्रीम कोर्ट हमें काम नहीं करने दे रहा है या हमें कानून नहीं बनाने दे रहा है। कानून बनाना जो संसद का अधिकार है और संसद ने अपने विवेक से फैसला लेकर जो कानून बनाया उसको सुप्रीम कोर्ट ने रोक दिया। तो इस तरह से आप सुप्रीम कोर्ट को बदनाम कर रहे हैं बाकायदा विधिवत, और उसमें यह आरोप कि जज के यहाँ पैसा मिला। अगर जज के यहाँ पैसा मिला तो उसकी जांच करवाइए, कौन रोक रहा है? तो उसमें ये कहा जा रहा है कि नहीं, वो सुप्रीम कोर्ट के जज की अनुमति के बिना नहीं मिले, नहीं होगा। लेकिन जिनके यहाँ पैसा मिला उन्होंने तो कहा है ना कि मुझे फंसाया जा रहा है, किसी और ने रख दिया है, तो आप उसकी जांच करवाइए ना कि बाहर किसने रखा और रखा कि नहीं रखा, और नहीं रखा था तो आप साबित कर दीजिए या चीफ जस्टिस को रिपोर्ट कीजिए कि हमारे पास ये सूचनाएं हैं जिससे उनका आरोप गलत साबित होता है, तब वो चीफ जस्टिस के कोर्ट में होगा मामला। लेकिन आप इंक्वायरी करके ये प्रूव तो कीजिए कि वो उनका ही पैसा था या उनको फंसाने के लिए नहीं रखा गया था। तो जांच उस पर कोई नहीं हो रही है और कहा यह जा रहा है कि चीफ जस्टिस के कारण भ्रष्टाचार के मामले की जांच नहीं हो रही है। तो पूरी तरह से सुप्रीम कोर्ट को या अपना जो जुडिशियल सिस्टम है उसको बदनाम करने की कोशिश की जा रही है ताकि जो सरकार करे या प्रधानमंत्री करे वो सही हो जाए। तो सरकार इसी लाइन पर चलती हुई नजर आ रही है, अभी तो मुझे यही दिखाई देता है। जी बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। अमलेंदु जी आप अपनी बात पूरी कीजिए, फिर प्रेम कुमार जी के पास आता हूं। समय अब आधा घंटा मात्र बचा है, आप सबके बीच दूसरे राउंड में आना है, जल्दी जल्दी जरा। जी अमलेंदु जी। जी मैं यही कह रहा था कि ये असल में पूरा जो मामला है ये वक्फ मस्जिद के जो कानून है उसके मसले पर सुप्रीम कोर्ट को धमकाकर सरकार के पक्ष में फैसला कराने की एक जुगत है, ताकि सुप्रीम कोर्ट घबरा जाए और सीजीआई घबरा जाए कि आप सब सीजीआई को देशद्रोही कहा जा रहा है, ये बताया जा रहा है कि गृह उनकी वजह से हो रहे हैं, और इसके दबाव में आकर सरकार के पक्ष में फैसला दे दिया जाए और सुप्रीम कोर्ट इस तरफ से आंख मूंद ले कि सरकार ने किस तरीके से असंवैधानिक तरीके से ये कानून पास कराया और किस तरीके से इसमें संविधान की जो है वो उल्लंघन किया गया है और किस तरीके से मूल अधिकार जो है उनका भी उल्लंघन किया है, ताकि सुप्रीम कोर्ट इसकी तरफ से आंख मूंद दे। ये सब पहला इसका मकसद जो ये दिखाई पड़ता है। और दूसरा मकसद जो ये है कि सुप्रीम कोर्ट में दबाव को लेकर, जिसमें हम लोग चर्चा जो लगातार करते रहते हैं कि तानाशाही क्यों ले आया जाना चाहते हैं, कल को हो सकता है कि संसद के अंदर कानून लेके आ जाया जाए कि अब मोदी जी आजीवन प्रधानमंत्री रहेंगे और कानून से पास हो जाए, क्योंकि आपके पास बहुमत है, चंद्रबाबू नायडू नीतीश कुमार आपके साथ में है, तो आप ये भी पास करा सकते हैं कि आजीवन मोदी जी रहेंगे, उसके बाद मोदी जी जो पर्ची लिख के रख जाएंगे, वो पर्ची से निकलेगा वो प्रधानमंत्री बन जाएगा और चुनाव नहीं होंगे, तो उस पर भी सुप्रीम कोर्ट आंख मूंद ले, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट राष्ट्रपति को आदेश नहीं दे सकता है, ये भी कहा जा रहा है और उपराष्ट्रपति के द्वारा कहा जा रहा है। तो कुल मिला के देश को असल में जिस तरफ ले जाने की जो कोशिशें की जा रही है, अमित शाह ने राजीव जी आज से 10 साल पहले कहा था कि हम 50 साल देश पे राज करेंगे, तो ऐसे नहीं कह दिया था कि मुंह में आया और कह दिया है 50 साल राज करेंगे। उसका खाका आरएसएस ने खींचकर कुछ दिया होगा और उस खाके के तहत जो ये सारी चीजें हो रही हैं, 10 साल निकल चुके हैं, बाकी अब जो है बताया जा रहा है 50 साल राज करेंगे, तो अब ये बताया जा रहा है कि इस तरीके से राज करेंगे, तो उसके लिए रास्ते निकाले जा रहे हैं। तो कुल मिला के मुझको लगता है कि ये सब कुछ जो है
देश को तानाशाही की तरफ ले जाने के लिए और ये बताने के लिए कि मोदी जी सर्वोच्च है, ना संविधान सर्वोच्च है, ना सुप्रीम कोर्ट सर्वोच्च है, ये बताने के लिए इस तरह की सारी भाषणबाजी की जाती है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। जरा प्रेम कुमार जी दोबारा आपके पास आना चाहता हूं। प्रेम कुमार जी, जरा समझूं यहां से सियासत कितना फायदा हो सकता है बीजेपी को, ऐसी राजनीति जिसमें सीधा हमला अगर न्यायपालिका पे हो। क्या वक्फ संशोधन को लेकर इस नए बिल को या नए कानून को बनाकर बीजेपी फायदे में है? क्या बांटो और राज करो की जो राजनीति है बीजेपी की, दो खासकर हिंदू और मुसलमान करके, उसमें बीजेपी को फायदा हो रहा है? क्या यहाँ पोलराइजेशन में बीजेपी मजबूत हो रही है अपनी सियासत में, जो पोलराइजेशन वाली सियासत है? कैसे देखते हैं? जी राजीव जी, इसमें तो कोई शक नहीं कि बीजेपी ने लगातार फायदा उठाया है इस स्थिति का और पोलराइजेशन की पॉलिटिक्स की है, लेकिन क्या ये आगे भी चलेगी? यही आपके प्रश्न का मूल मतलब है। तो अब हम देख रहे हैं कि बीते 10-11 साल में जनता के सामने बहुत बातें स्पष्ट हैं कि इस सरकार के पास में पोलराइजेशन के अलावा कोई दूसरा मुद्दा नहीं होता। और जैसा कि अखिलेश यादव ने आज कहा भी है कि जब सरकार कमजोर हो जाती है तो ये मरने मारने और हिंसा पर उतर आती है और ये कहीं दंगा कराती है, किसी के हाथ में तलवार पकड़ाती है, वो उनका आशय है। और वो तो ये जो बात निकल रही है अपोजिशन के मन से, ये वास्तव में जनता के भी मन से निकल रही है। बहुत मोर्चे पर बातें स्पष्ट हुई हैं। आर्थिक विकास पर दावे फेल हुए, बेरोजगारी दूर करने के दावे फेल हुए, नौकरी देने का सवाल जो वादा था वो फेल हुआ, पेट्रोल डीजल का दाम कम करना था फेल हुआ, किसानों की आमदनी दुगनी करनी थी फेल हुआ। तो इस तरह की एक सीरीज है जो वादों की जो फेल हुआ। 2022 में यानी 75 साल होने पर तो वो पूरा देश बदल जाना था, ऐसा था उन्होंने रखा था। 2019 में चुनाव होना था और 2022 का उन्होंने लक्ष्य रखा था कि अगला भी तो हम ही जीतेंगे। और अब 2025 है तो अब ये 25 साल बल्कि 100 साल पहले 2047 तक का कह रहे हैं। तो जनता को पता चल रहा है कि ये लोकतंत्र विरोध तो इनके जीन में है। इन्होंने नीति आयोग खत्म किया, पंचवर्षीय योजनाओं को खत्म किया, योजना आयोग को खत्म किया और नीति आयोग को लाया। तो उन सब का भी मकसद यही रहा कि नहीं, हम अपने हिसाब से चलाएंगे और ये 5 साल उस साल वाला काम नहीं चलेगा। तो ये डेमोक्रेसी में भी ये पंचवर्षीय योजना के खिलाफ में है और ये लगातार चल रहा है। भाई अपोजिशन की सरकार इनको बर्दाश्त नहीं होती, ये भी स्पष्ट हो गया। जहां अपोजिशन है उस सरकार को परेशान करते रहो, ये इनकी नीति है। तो ये चीजें स्पष्ट हुई हैं जनता के मन में और जनता ने ये अब देखना समझना शुरू कर दिया है कि इनके पास पोलराइजेशन के अलावा कुछ है ही नहीं। और सिर्फ ऐसा नहीं कि पोलराइजेशन हिंदू और मुस्लिम का ही होगा, वक्त हमारा भी आएगा, वक्त आपका भी आएगा, ये बातें भी सबके सामने हैं। भाई जैन धर्म के लोग उतरे हुए हैं, उनके मंदिर तोड़े जा रहे हैं महाराष्ट्र में, वो इतनी बड़ी सभा वो दिख रही कि उनके भी मंदिर तोड़े जा रहे हैं। भाई इवन हिंदू धर्म के भी प्राचीन मंदिर तोड़े जा रहे हैं, क्योंकि इनको तो हिंदुओं से भी मतलब नहीं है। जमीन किसका है, जमीन पर नजर है, जमीन अडानियों को देना है, तमाम तरह की चीजें। तो ये हिंदुओं के भी नहीं है, लेकिन दावा ऐसा कि हम हिंदू के हैं। तो ये सारी चीजें अब स्पष्ट हो रही है। अब है कि स्पष्ट होती है, जनता के मन में है। तो जनता के मन की बात को राजनीति में एक हथियार के तौर पर अपोजिशन कितना बड़ा हथियार बनाता है। भाई हड्डी आपके पास है, हड्डी से भी हथियार होता है, लकड़ी आपके पास होता है, लकड़ी से भी हथियार बन जाता है। हर चीज से आप हथियार बना सकते हैं। तो आप ये जो संभावनाएं आप अपोजिशन के लिए मौजूद हैं, सत्ता की गलतियां अपोजिशन के सामने मौजूद हैं, उन गलतियों से ऐसा अस्त्र बनाया जाए कि इस सरकार का लोकतांत्रिक तरीके से सीना भेदा जा सके। यही अब अपोजिशन को करना है। जी बिल्कुल। प्रशांत जी, आप इसको कैसे देखते हैं? क्या पोलराइजेशन वाली राजनीति में इस वक्त भाजपा कहीं आगे बढ़ती हुई दिखाई देती है? क्या भाजपा को यहाँ उस राजनीति में जीत मिलती हुई नजर आती है आपको? देखिए, आगे का समय राजीव जी ये बताएगा, और शायद मोदी जी जानते भी होंगे इस बात को कि सुप्रीम कोर्ट ने मोदी जी को बचा लिया है।
देखिए, वक्फ बिल लाए, वो पार्लियामेंट से पास करवा लिया, अपनी कंस्टिट्यूंसी को उन्होंने संदेश दे दिया। अब अगर वक्फ बिल लागू होता और उसमें फसाद होते, विवाद होता, प्रोटेस्ट होते, मुकदमे होते, पुलिसबाजी होती, तो चंद्रबाबू नायडू और नीतीश कुमार जेडीयू को भी राजनीतिक फैसले लेने में विवश होना पड़ता, जिसकी शुरुआत एआईएडीएमके ने कर दी कि गठबंधन किया और एक सप्ताह में गठबंधन से बाहर निकल गए वो जी। उन्होंने कहा कि हम चुनाव साथ लड़ेंगे लेकिन सरकार नहीं बनाएंगे साथ में। तो इम्प्लीमेंट अपना संदेश भी हो गया, जिसको कहा जाए कि सांप भी मर गया लाठी भी नहीं टूटी, कि अपनी कंस्टिट्यूंसी को उन्होंने संदेश भी दे दिया कि हम वक्त भी ले आए और इम्प्लीमेंट करने के झंझट और पॉलिटिकल विवाद से ही बच गए। तो सुप्रीम कोर्ट को धन्यवाद देना चाहिए इनको तो, लेकिन उसके अलावा जो ओवरऑल सिनेरियो है राजीव, जिस तरीके से निशिकांत दुबे या जगदीप धनखड़ या पूरा ओवरऑल सिनेरियो, गवर्नेंस किस तरीके से, सुप्रीम कोर्ट के फैसले, पार्लियामेंट में क्या हो रहा है, प्राइवेट इन्वेस्टमेंट हिस्टोरिकली लो है, गवर्नमेंट का इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट लो हो रहा है, तमाम इश्यूज पे सरकार की फेलियर है। हो क्या रहा है, आप तीसरे टर्म का विवेचना करेंगे तो मोदी जी का कॉन्फिडेंस लूज हो गया है। वो कोई तीसरे टर्म में कोई बड़ी एक योजना नहीं ला पाए, कोई विजन उनके पास नहीं आया, और अब उनके ऊपर दबाव है वो आरएसएस का दबाव है। वो इतना बड़ा दबाव है कि वो अब आरएसएस के गतिविधियों से ऐसा लगता है, जो खबरें स्थन के आती हैं, खासकर जब मोदी जी वहां 30 तारीख गए, कि आरएसएस अब वाजपेयी जी वाला एक्सपेरिमेंट दोहराने जा रहा है। यानी वो बीजेपी और सरकार के अंदर 2 सेंटर्स ऑफ पावर क्रिएट करेगा, जैसा आडवाणी और अटल के बीच में उसने कर दिया था। तो प्रेसिडेंट का मामला अटका हुआ है। हमको मालूम है कि वो दोनों लोग प्रधानमंत्री लौट कर आएंगे सऊदी अरब से, तो होश बोले मोहन भागवत दिल्ली आ रहे हैं, और मुद्दा यही है। उत्तर प्रदेश, वेस्ट बंगाल, हिमाचल, मध्य प्रदेश, तमाम राज्यों के प्रेसिडेंट नहीं है। खबर यहाँ तक आती है कि योगी आदित्यनाथ उत्तर प्रदेश का बीजेपी का प्रेसिडेंट नहीं बनने दे रहे हैं जी। तो ये जो केओस है पूरा, उससे लग रहा है कि मोदी जी का कंट्रोल पार्टी और सरकार के बीच में नहीं है। और अगर आप इसको और गहराई से देखेंगे, कैबिनेट में क्या होता है, खबरें बाहर आना बंद हो चुकी है। आपको पता है कि सीसीएस की आखिरी मीटिंग कब हुई थी? कैबिनेट कमेटी ऑन सिक्योरिटी की मीटिंग। हम सब ने प्रधानमंत्री कार्यालय कैबिनेट कवर किया, यहाँ पे जयशंकर जी बैठे हुए हैं। लगभग हर सप्ताह यूपीए सरकार के दौरान और वाजपेयी जी के दौरान, वाजपेयी जी के कार्यकाल में लगभग हर सप्ताह सीसीएस की बैठक होती थी, जिसमें सेना के तीनों सेनाओं के प्रमुख होते थे, नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर होते थे, रॉ चीफ और आईबी चीफ होते थे, एनटीआरओ के चीफ होते थे। वो सब सिलसिला बंद हो गया। यानी जो स्टेट पे ग्रिप होनी चाहिए, जो प्रधानमंत्री के इर्द गिर्द जो पूरा ऑरा होता है, प्रधानमंत्री के कमांड में चीजें होती हैं, मोदी जी के उसमें ऐसा नहीं दिख रहा है। और आप देखिए कि तमाम सारे पब्लिक डिस्कोर्सेस में भी वो देश दुनिया में कुछ हो रहा है, वो कुछ और बात कर रहे हैं। तो मुझे ऐसा लगता है कि ये जो सेकंड थर्ड टर्म है मोदी जी का, ये बड़ी संकटों में घिरा हुआ है। और आरएसएस जो है वो काफी दबाव बना रही है कि पार्लियामेंट्री बोर्ड तक का दबाव बन रहा है। केवल प्रेसिडेंट की बात नहीं है, पार्लियामेंट्री बोर्ड भी आरएसएस कह रहा है कि ये बदलो। तो आगे आने वाले दिनों में हम बहुत कुछ होता हुआ देखेंगे। और अगर ग्रिप होती मोदी जी की शासन प्रशासन पे, तो सेंसस करवा देते ना। सेंसस नहीं करवा पा रहे।
जी राजीव जी बिल्कुल। सेंसस यानी जनगणना 2011 के बाद देश में नहीं हुई। आप जानते हैं कि देश को इंतज़ार है 2021, 20 और 21 में कोरोना काल था इसलिए नहीं हुआ, लेकिन ये 25 और चौथा महीना ख़त्म होने को है, लेकिन अभी तक कोई नोटिफिकेशन नहीं है, कुछ नहीं है। 2026 में डिलिमिटेशन होना है, आप जानते हैं, उसको लेकर भी बहुत चर्चा हो रही है। तो 26 में डिलिमिटेशन तभी होगा जब जनगणना होगी, लेकिन क्या जनगणना होगी ये एक अलग सवाल है। लेकिन सवाल यहाँ दूसरा कि निशिकांत दुबे या दिनेश शर्मा या ऐसे तमाम नेता जो भाजपा के हैं वो जो अपनी बातें कर रहे हैं, और वक्फ संशोधन अधिनियम 2024 जो कि कानून बन चुका है, उस कानून के बाद सुप्रीम कोर्ट में ये मामला जाता है और उसके बाद भाजपा के कई नेता बाहर आकर बयानबाजियां कर रहे हैं जो सीधे न्यायपालिका के ऊपर चोट है। और क्या इसके ज़रिए भाजपा को कुछ फ़ायदा हो रहा है? भारतीय जनता पार्टी के जो कार्यकारी अध्यक्ष हैं जेपी नड्डा, वो कह रहे हैं कि हमारी पार्टी इससे बाहर है, लेकिन दूसरी तरफ ऐसे बयानों से बाहर है, खुद को मुक्त कर रहे हैं ऐसे बयानों से। लेकिन दूसरी तरफ क्या बांटो और राज करो वाली राजनीति में भाजपा को यहाँ कुछ फ़ायदा होता नज़र आ रहा है? प्रफुल्ल जी, आपसे समझना चाहता हूँ, क्या लगता है आपको यहाँ पर ऐसे बयान देकर फ़ायदा या नुकसान क्या कुछ दिखाई देता है? जी, 2024 के लोकसभा चुनाव में ही एक रिवर्स पोलराइजेशन की प्रक्रिया शुरू हो गई थी। रिवर्स पोलराइजेशन का अर्थ ये हुआ कि जो विपक्ष के जो लोग थे, जो जैसे दलित हैं, जो अल्पसंख्यक मत हैं, पिछड़े लोग हैं, ऐसे लोग जो है सो जो बीजेपी की सोशल इंजीनियरिंग के तहत उनके फोल्ड में थे, वो राहुल गांधी की और इंडिया गठबंधन की पॉलिटिकल इंजीनियरिंग के सामने वो फिर लौट रहे थे। तो वहां पर एक रिवर्स पोलराइजेशन की टेंडेंसी शुरू हुई थी। अगर ठीक ठाक चुनाव होते, लेवल फील्ड होता, तो शायद नतीजा कुछ और बेहतर होता। बहरहाल वह प्रक्रिया और तेज हो रही है। ये जितना ही पोलराइजेशन करेंगे उतना ही इसका रिवर्स पोलराइजेशन भी तेज होगा। आज अखिलेश जी के यादव जी के बयान से ये बात तो बिल्कुल साफ हो गई है, और आज बक्सर में वो बोल चुके हैं। तो ये जितना इधर करेंगे उतना होगा। देखिए, हुआ क्या है कि भारतीय जनता पार्टी ने हम देश की लोकतांत्रिक चेतना को राजनीतिक दुष्टताओं से भर दिया है। अब यहाँ पर लोकतांत्रिक चेतनाओं की जगह पर राजनीतिक दुष्टताएं सामने आ गई है। अब ये तो कहते हैं कि हमारा इनसे कोई संबंध नहीं, वापस ले लिया, लेकिन जितने इनके राजनीतिक विश्लेषक हैं और जो विभिन्न इनके रूप में इनके समर्थक आते हैं मुख्य मीडिया में, वे आज भी बहुत दावेदारी के साथ और चिल्ला कर इस बात का सपोर्ट कर रहे हैं कि निशिकांत दुबे ने जो कहा सही कहा। अब ये जो दो मुहापन है या हजार मुहापन है या जो भी हो, इनके चरित्र का हिस्सा हो, ये एक समय में दो मैसेजिंग देते हैं। और माफ कीजिएगा, मुझे तो यह लगता है कि भारतीय जनता पार्टी की राजनीति इस समय में, सत्ता की राजनीति नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में निरंतर आत्मघात की तरफ बढ़ रही है। वे इस समय में चाहते हैं कि अगर किसी भी भयानक मुद्दे पर, बड़े मुद्दे पर अगर मध्यावधि चुनाव हो ही जाए तो हो जाए, क्योंकि इससे उनका कई मामलों से उनका पिंड छूटेगा। एक तो जो सर इशारा कर रहे थे अध्यक्ष पद की बात है, दूसरी बात यह है कि संसदीय बोर्ड की, अभी तो प्रधानमंत्री जो वो बने हैं तो इंडिया गठबंधन, ये एनडीए की तो समर्थन से बने हैं। भारतीय जनता पार्टी के अपने संसदीय दल की तो बैठक हुई नहीं थी। तो अब ये देख रहे हैं कि तरह तरह के दबाव हो रहे हैं, 75 साल पूरे हो रहे हैं, तो और वैश्विक परिस्थितियां उतनी ही प्रतिकूल है। इतना लोन ले चुके हैं कि देश को संभालना मुश्किल होगा। अब बांग्लादेश की बात ये करते हैं कि बांग्लादेश की भी स्थिति हम बहुत बढ़िया नहीं है, बांग्लादेश से हमारी स्थिति। अब मुर्शिदाबाद में आकर के धीरेन्द्र शास्त्री हिंदू राष्ट्र की बात बोलते हैं और ये बोलते हैं कि हिंदू राष्ट्र नहीं बनेगा, घर घर से निकलो धीरेन्द्र शास्त्री। अब क्या ये मुर्शिदाबाद में जो हो रहा है वो क्या हिंदू राष्ट्र बनाने के लिए हो रहा था, ये हिंसा हो रही थी? तो ये तमाम प्रयोग ये कर चुके हैं। मुझे लगता है कि ये उधर जा रहे हैं, ये जोखिम उठा रहे हैं अपने संगठन में भी और बाहर भी। जी बिल्कुल। जयशंकर जी, जरा आपसे समझूं, क्या बहुत सारे मुद्दे हैं, उन मुद्दों को यहाँ दबाने की कोशिश है, जिसमें एक मुद्दा भाजपा के अध्यक्ष पद का भी है, जिसके बारे में अभी प्रफुल्ल जी भी कह रहे थे और प्रशांत टंडन जी भी कह रहे थे। अध्यक्ष पद भारतीय जनता पार्टी में अध्यक्ष 2023 में नए अध्यक्ष चुन लिए जाने चाहिए थे। 2023 के बाद 2024 लोकसभा चुनाव तक उनको एक्सटेंशन मिला, आपको याद होगा।
एक्सटेंशन पे एक्सटेंशन वाले अध्यक्ष हो गए हैं जेपी नड्डा साहब। लेकिन अध्यक्ष कौन होगा, अगर यही बात कांग्रेस पार्टी के लिए होती तो आप सोचिए क्या होता। हंगामा करके बैठ जाते और रोज भारतीय जनता पार्टी प्रेस कॉन्फ्रेंस करती और उनका साथ देता हुआ मीडिया सुबह से शाम तक इसी पे चर्चा कर रहा होता। लेकिन क्या अध्यक्ष पद से और ऐसे तमाम मुद्दों से, जिसमें महंगाई भी, बेरोजगारी भी है, शेयर बाजार भी है, टैरिफ भी है और जेडी वेंस आ रहे हैं वो भी है, भारतीय छात्र भी हैं अमेरिका में, सब कुछ है, ये बहुत सारे मुद्दे हैं। और हमारे प्रधानमंत्री जी टाइम्स मैगजीन के कवर स्टोरी में 100 विश्व गुरु बनने वाले प्रधानमंत्री जी उसमें भी नहीं हैं। और ये आज से नहीं, 2022 के बाद से बिल्कुल नहीं है, लगातार नहीं है, इस पर कोई चर्चा नहीं। हमारा पासपोर्ट जिसको मजबूत करने का दावा कर रहे थे प्रधानमंत्री जी, वो कमजोर हो गया, रुपया गिर रहा है, महंगाई बढ़ रही है। क्या ये सारे मुद्दे और इसको न्यायपालिका के ऊपर हमला करके, ऐसी बयानबाजियां करके दबाए जा रहे हैं ये मुद्दे? यकीनन ये कह सकते हैं आप राजीव जी। देखिए, इतने सारे सवालों से घिरी हुई है पार्टी और ये सरकार की, इसको खुद भी रास्ता समझ में नहीं आ रहा है। तो इसे तो उछाल देते हैं, चला देते हैं, कर देते हैं, लेकिन उसका क्या रिप्रकशन होगा, क्या उसके दूरगामी परिणाम क्या होंगे, इसके बारे में उनके पास कोई सोच अभी बन नहीं पा रही। हालांकि वक्त संशोधन विधेयक या अधिनियम जो बनाया उन्होंने, वो आरएसएस को खुश करने के लिए ही बनाया था, करवाया था कि देखो हम तो आपका एजेंडा लागू कर रहे हैं, एक एक करके जब भी मौका मिलता है देखो हम आपके एजेंडे को लागू करें। लेकिन उसका असर क्या है? देखिए, सबसे बड़ी बात है कि ये हर एक इशू इससे उछालते हैं जिससे इस देश के अल्पसंख्यकों को उकसावा मिले, उत्तेजित करें, उनको प्रोवोक करें, लेकिन कहीं उत्तेजित नहीं हो रहा है। समुदाय जो भी है वो लोग ठीक है, एक हद तक सहते हैं, बर्दाश्त कर रहे हैं, कोई रिएक्ट नहीं कर रहे हैं उस ढंग से। अब जो मुर्शिदाबाद वाली जो घटनाएं हुई हैं उसके बारे में भी खुल करके आ गया, उसका षड्यंत्र और लोगों ने किया था, उसमें भी कहीं ना कहीं संघ परिवार का हाथ आ रहा है। तो ये सारी चीजें चल रही हैं, अब उनके पास कोई है नहीं। असल बात यह है, मेरी चिंता का विषय यह है कि अगर कोई पार्टी का, सत्तारूढ़ पार्टी का 3 बार का जीता हुआ सांसद अगर जुडिशरी के बारे में इस तरह की बातें करता है, या कोई उप मुख्यमंत्री रहा हुआ आदमी दिनेश शर्मा जो है वो इस तरह की अगर बातें करता है, तो उसको क्या उसकी पार्टी इसी तरह छोड़ देगी, या क्या अदालत छोड़ देगी, या क्या इस देश के नागरिक भी ऐसे ही छोड़ देंगे? हमारा कहना यह है कि अगर सर्वोच्च न्यायालय स्वो मोटो स्वतः संज्ञान लेकर के कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट की प्रोसीडिंग शुरू करता है तो अच्छी बात है, नहीं तो एक हमारा ये फर्ज बनता, हमारा दायित्व बनता है कि हम पूछे निशिकांत दुबे से, दिनेश शर्मा से कि भाई सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस के किस एक्शन से गृह युद्ध हुआ है? वो तो कह रहा है कि गृह युद्ध करवा रहे हैं, गृह युद्ध कहाँ हुआ है, कैसे हुआ है, ये तो बताना पड़ेगा आपको, इसको अदालत में जाकर के प्रूफ करना पड़ेगा। दूसरी बात यह है कि हम ये साबित कर सकते हैं कि गृह युद्ध बीजेपी के लोग, आरएसएस के लोग, संघ परिवार के लोग करवाने में लगे हुए। उनके एक एक बयान को देख लीजिए, एक एक उनके एक्शंस आ रहे हैं। जिस ढंग के आगरा में जिस तरह का करणी सेना के नाम पे भाजपा की सेना खड़ी हो गई, वहां पे योगी आदित्यनाथ की सेना खड़ी हो गई वहां जाकर के, और दंगे फसाद करने की कोशिश किया, एक सांसद के घर में जाकर के तोड़फोड़ किया, दलित सांसद के घर में। तो इससे क्या होने वाला है? कहीं ना कहीं आप जाति युद्ध को न्योता दे रहे हैं। इसी तरह से आप मुस्लिम समाज के बारे में, अल्पसंख्यक समाज के बारे में, अब जैनियों के बारे में हो गया, कभी आप सिख अगर किसान आकर के धरना प्रदर्शन करेगा तो उसको आप खालिस्तानी बोल देंगे। ये लगातार इस तरह की भाषाएं बोली जा रही हैं सत्तारूढ़ दल की तरफ से, सत्तारूढ़ दल के जिम्मेदार लोगों की तरफ से। उपराष्ट्रपति जैसे पद पर बैठे हुए लोग, जो राज्यपाल भी थे ना पश्चिम बंगाल के, जिस ढंग का उनका एक्शन था, उनको डर लग रहा होगा कि सुप्रीम कोर्ट का अगर वो फरमान चल गया, आगे चल गया तो। ये सारी चीजें हैं जी, जाना पड़ेगा, लोगों को सवाल करना जी। आपको दिखाई दिया चीफ जस्टिस का या सुप्रीम कोर्ट का, जिससे जो गृह युद्ध। जयशंकर जी, आपका वीडियो संविधान सम्मत जो बातें कर रहे हैं जी, आपका वीडियो बीच बीच में रुक रहा है जी।
हाँ वो सबका ही हो रहा है, इधर कुछ तो गड़बड़ हो रहा है। तो वो बातें तो संविधान सम्मत कर रहे हैं ना, संविधान के धाराओं के अनुरूप संविधान के सवाल सरकार को जवाब देना चाहिए। अगर आपके सॉलिसिटर जनरल को पता ही नहीं है तो इसमें सुप्रीम को क्या करें? उनको तो पढ़ लिख करके आना चाहिए कि भाई हाँ संशोधन अधिनियम जो बनाया है उसमें क्या खास बातें हैं, क्या नहीं है, उसमें हमको क्या जवाब देना है, क्या नहीं देना है। तो लेकिन आखिर कर रहे हैं कि 1 हफ्ते का हमको समय चाहिए। तो ये सारी चीजें ऐसी हो रही हैं इस देश में जिसपे बीजेपी लगातार घिरे हुए है, उसको रास्ता सूझ नहीं रहा है। वो एक नया रास्ता, एक नया सी गुफा वो छाल देते हैं लोग, ताकि उसमें लोग उलझ जाए, फिर कुछ दिन तक उसी में चले। अब भाजपा अपना राष्ट्रीय अध्यक्ष नहीं चुन पा रही है, मतलब कमाल की बात है साहब, 2-2 साल हो गया, जनगणना नहीं करवा रही है। और 11 में होने वाला था, 14-15 साल बीतने को आ रहे हैं। आपने जब महिला आरक्षण विधेयक बनाया था, महिला आरक्षण कानून बनाया था, तो कहा गया था कि साहब 2029 के चुनाव में इसको लागू कराया जाएगा, उसके पहले 21 में, उसके बाद जो है जनगणना हो जाएगी 2024 के आसपास, और उसके बाद जो है इसको परिसीमन करा करके 2029 के चुनाव लागू करेंगे। इसका मतलब आपने महिलाओं को भी धोखा दिया है। अगर जनगणना ही नहीं होगी तो डिलिमिटेशन कब होगा? डिलिमिटेशन नहीं होगा तो फिर महिला आरक्षण लागू कैसे होगा? लोकसभा और विधानसभाओं के चुनाव में 33% सीटें देने का। तो सबको ठग रहे हैं, सबको झूठ बोल बोल करके। दिल्ली की महिलाएं अभी भी इंतजार कर रही हैं कि साहब 2500 रुपए हमारे खाते में कब आएगा, वो आपने कुछ किया नहीं। तो इस तरह की बातें हैं। मतलब भाजपा अपने ताने बाने में खुद ही उलझ गई है। जो ताना बाना वो बुनती है, जिससे आगे बढ़ने की कोशिश करती है। अब तो आप बात करें सांप्रदायिक ध्रुवीकरण जो करने की कोशिश की जा रही है, वो नफा होगा कि नुकसान होगा? भाई 2024 में तो नहीं हुआ। 2024 में राम को लाए हैं, हम उनको लाएंगे, वो नारा अयोध्या में ही खारिज हो गया, अयोध्या के अगल बगल के जिलों में खारिज हो गया। लेकिन ये है कि उसमें विपक्ष की अपनी ताकत भी थी। विपक्ष ने संविधान को जो बदलने की साजिशें थी उसको जो इशू बनाया, तो लोगों को लगा कि ये धर्म के नाम पे हमको अफीम चटा रहे हैं और हमारे हितों के खिलाफ काम कर रहे हैं। उसको लेकर के अगर अपोजिशन पूरे दमखम के साथ सड़कों पे जाएगा और अदालतों का भी सहारा लेगा, तो मुझे लगता है कि इनके आने वाले दिनों में परेशानी और बढ़ेगी। और ये घबराहट में पता नहीं क्या करेंगे। हो सकता है कोई आपातकाल जैसा, अभी तो अघोषित आपातकाल चल रहा है, लेकिन हो सकता है कि कोई मार्शल लॉ या आपातकाल जैसी कोई व्यवस्था इनके दिमाग में हो, क्योंकि स्थितियां धीरे धीरे हाथ से निकल रही है। नौजवान खिलाफ हो रहा है, किसान खिलाफ हो रहा है, सेना में भी सुगबुगाहट है, अग्निवीर को लेकर के अभी भी सुगबुगाहट है। अदालतों के जो फैसले आ रहे हैं, अदालतों में बहुत सारे हाईकोर्ट्स में भी आ रहा है कि अब हम संविधान के हिसाब से काम करेंगे, हम जो कानून है उसके हिसाब से काम करेंगे, और हम भगवान की प्रेरणा से हम कोई फैसला नहीं करेंगे। अब इस तरह की बातें अगर उठ के आने लग जाएंगी तो इनकी परेशानियां तो बढ़ेंगी राजीव जी। जी बिल्कुल बिल्कुल, आप सही कह रहे हैं, परेशानियां बढ़ रही हैं, शायद इसीलिए ये ऐसी बातें खुलकर सामने आ रही हैं। संजय जी क्या कहेंगे इस पे आप? क्या सचमुच यहाँ भाजपा अपनी परेशानियों को उधर ध्यान न जाए जनता का, इसलिए ऐसे बयान आ रहे हैं, या यहाँ पर सीधा अभी तक भाजपा को ये नहीं लग रहा था कि न्यायपालिका ऐसे डिसीजंस पे भी रोक लगाने की कोशिश करेगा या कुछ और होगा? और जिसमें खासकर आप देखिए कि चंद्रचूड़ साहब बाद में, अब उन्होंने जो बयान दिया था वो एक अलग बयान था, उसके बाद काफ़ी उसकी आलोचना भी हुई थी उस बयान की। और लेकिन अब संजीव खन्ना साहब अगले महीने रिटायर हो रहे हैं, परेशानी बढ़ा दिए हैं, और अगर ये डिसीजन में परिवर्तित हो जाता है तो परेशानी और बढ़ेगी। इसलिए भी यहाँ क्या भाजपा ऐसे बयानबाजी कर रही है? बेशक भाजपा फंसी हुई है, लेकिन जिस ढंग से वो काम करती है या जिस ढंग से उसका ये व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी से जो नैरेटिव बनाया जाता है वो हमेशा चीजों को अपने फेवर में ले जाती है। जैसे वक्फ कानून की बिल्कुल जरूरत ही नहीं थी और वो बनाया गया तो सिर्फ इसलिए बनाया गया कि हम मुसलमानों को कस सकते हैं अगर हमारे पास ताकत हो, जो इनका था। और वो उसका एक्सटेंडेड पार्ट है कि हम संविधान बदल सकते हैं, हिंदू राष्ट्र बना देंगे वगैरह वगैरह, और कांग्रेस जो है सो हिंदू विरोधी है, हम ही हिंदुओं की चिंता करते हैं, हम ही देशभक्त हैं, कांग्रेस तो अमेरिका से वगैरह वगैरह, जो सब इन लोगों ने पूरा प्रचार तंत्र से अपना बनाया है।
तो उस हिसाब से देश भारत की रक्षा और हिंदुत्व की रक्षा तो सिर्फ मोदी जी कर सकते हैं या संघ परिवार कर सकता है। तो ये माहौल इन्होंने बनाया है और इसको ये प्रचारित कर रहे हैं, और हिंदी पट्टी में ये बात लोग मान रहे हैं, या जो चुनाव नतीजे आ रहे हैं उससे वो दिखाई दे रहा है। तो वो सही है गलत है, पहले तो मैंने इलेक्शन कमीशन, वोटर लिस्ट, ईवीएम सारी बातें अपनी जगह है, लेकिन अगर सरकार चुनाव जीतती जा रही है तो हमें तो मानना पड़ेगा ना कि वो जो कर रही है उसका फायदा उठा ले रही है, या जो स्थितियां हैं उसको अपने अनुकूल कर ले रही है। अभी जो सरकार के खिलाफ, सरकार कह रहा हूं, सुप्रीम कोर्ट के खिलाफ अभियान है, वो यही है कि सुप्रीम कोर्ट अगर ठीक हो जाए या हमारे अनुकूल हो जाए या अलंगा ना डाले या गैर कानूनी काम ना करे या गैर हिंदुत्व के खिलाफ जो भी उनका प्रचार है, वो यही सब है कि सुप्रीम कोर्ट जो है सो हिंदुत्व के पक्ष में काम नहीं करता है, या सुप्रीम कोर्ट जो है सो हमें रोक देता है, हमें आजादी नहीं देता है, हम जो करना चाहते हैं करने नहीं देता है, वगैरह वगैरह। और इन्होंने ये बना रखा है कि चूंकि हमें बहुमत है इसलिए हम कुछ भी कर सकते हैं, इसीलिए हम राष्ट्रपति का चुनाव करेंगे, इसीलिए हम जिसको चाहेंगे उसको उपराष्ट्रपति बना देंगे, इसीलिए हम जिसको चाहेंगे उसको सांसद विधायक बना सकते हैं, और इसीलिए हम जिसको चाहेंगे उसको चीफ जस्टिस भी बना सके। अब इनका अधिकार अब ये यही चाहते हैं। जिस दिन वो जज साहब यशवंत वर्मा के घर में पैसा मिला तो उपराष्ट्रपति ने ही शुरू कर दिया था कॉलेजियम सिस्टम के खिलाफ काम करना। तो ये पूरा मामला जो है, ये चाहते हैं कि सब कुछ हमारे अनुकूल होता जाए और वो डिक्टेटरशिप की तरफ बढ़ता हुआ जा रहा है। और चूंकि ये हर बार सक्सेसफुल हो जा रहे हैं, इनको रोका नहीं जा रहा है, और जिस ढंग से काम कर रहे हैं उसमें हर बार सक्सेसफुल हो ही जा रहे हैं, तो मुझे नहीं लगता है कि ये कहीं हार रहे हैं या हारते हुए लग रहे हैं। वो आरएसएस को देखना है कि अगर मोदी जी इसी तरह काम करते रहे तो आरएसएस का भविष्य क्या होगा, और प्रतिबंध लग जाएगा तो क्या होगा, और अगर मोदी जी बने रहेंगे तो हिंदुस्तान एक ही रहेगा कि टूट जाएगा। जैसे इन्होंने चुनाव जीतने के लिए वक्फ कानून ने सीएए से लेकर के और परिसीमन तक की बातें सिर्फ इसीलिए करते हैं कि हिंदू मुस्लिम, हिंदू मुसलमान और ये सब करते रहे भेदभाव और हिंदी विरोध और ये वो सब करवा दिया इन्होंने। तो ये सब इसलिए कर रहे हैं कि बांटो और राज करो से काम इनका चल रहा है और चलता जा रहा है। तो इसमें ये अगर सक्सेसफुल होंगे तो वो बाद की बात है कि हिंदी पट्टी अलग हो जाएगा, बाकी अलग हो सकता है, या आरएसएस पे प्रतिबंध लग जाएगा कि क्या होगा वगैरह वगैरह। तो आरएसएस को वो सब देखना है, चिंता करनी है। मोदी जी की ये चिंता है कि जब तक हम जीवित हैं तब तक कुर्सी पे बैठे रहे। तो मोदी जी अपना काम कर रहे हैं, आरएसएस को अपना देखना चाहिए। अब आरएसएस देख रहा है, ये बाकी साथियों की बात से क्लियर है। तो आरएसएस की अपनी चिंता है, मोदी जी की अपनी चिंता है। उसमें कौन जीतेगा, क्या होगा, ये सब भविष्य की बात है। लेकिन इसमें सबसे इंपॉर्टेंट ये है कि सुप्रीम कोर्ट का फाइनल फैसला क्या आता है और उसके बाद ये क्या करते हैं। माने कायदे से अगर सुप्रीम कोर्ट वक्फ कानून को रोक देता है तो मोदी जी को और पूरी सरकार को शर्म से गड़ जाना चाहिए और इस्तीफा दे देना चाहिए कि नहीं भाई हम नहीं चला सकते और हमने गैर कानूनी काम कोशिश किया। लेकिन इलेक्टोरल बॉन्ड का उदाहरण है कि कुछ नहीं हुआ तो ये उसको झेल ले जाएंगे, अगर झेल ले गए तो फिर ऐसे ही चलता रहेगा। तो मुझे लगता है कि स्थिति नहीं, उदाहरण दे रहे हैं तो कृषि कानून का उदाहरण भी दीजिए, जहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कह रहे हैं शायद मेरी ही तपस्या में कमी रह गई, और उसके बाद कुछ नहीं किया उस पर। उसके बाद कुछ नहीं किया वो चलिए, लेकिन कम से कम 3 कानून जो थे वो रद्द तो हुए, रोक तो लगी। रद्द कर दिया, लेकिन वो फिर वही है कि हम तो करना चाहते हैं, करने नहीं पाते। मैंने उधर वो अदानी जी से सर्टिफिकेट मिल गया कि हम तो भाई आपके लिए काम करना चाहते थे, इन लोगों ने नहीं करने दिया। उधर वो सब हिंदुओं को कह रहे हैं कि हम तो आपके लिए काम करने जा रहे हैं, वो नहीं करने दे रहे। तो मोदी जी अपनी समस्याएं बता कर अपने लिए सहानुभूति ले रहे हैं, बटोरना चाहते हैं, और मुझे लगता है कि उसमें वो काफी हद तक कामयाब है जी। मैंने जो हम लोग देख रहे हैं कि उनका विरोध हो रहा है वो अब टाइम की लिस्ट में नहीं है, वो सब अपनी जगह है। लेकिन चुनाव अगर वो जीतते जा रहे हैं और उनके पक्ष में लोग बयान देने के लिए तैयार हैं, निशिकांत दुबे अपना कैरियर, अपना भविष्य सब कुछ दांव पे लगाने के लिए तैयार हैं, तो मुझे लगता है कि स्थिति चिंताजनक है और वो गंभीर बात है। नहीं, वो तो वही बाप बेटे वाली बात जो जयशंकर जी कह रहे थे, थोड़ा अपने अंदाज में, चूंकि अपने गांव अपने घर पे हैं, अपने अंदाज में कह रहे थे, तो ये बाप बेटे वाली बात है। चलिए उसको वहीं रहने देते हैं। लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट चर्चा कर रहे थे आप लोग, और समय चूंकि खत्म हो चुका है, अमलेंदु जी के पास नहीं आ पा रहा हूँ। हमारे बहुत सारे साथी नाराज हो जाते हैं कि अमलेंदु जी को तुम मौका नहीं देते हो। लेकिन अमलेंदु जी, वादा कल आपसे ही शुरुआत करूंगा, इस कार्यक्रम की शुरुआत होगी आपसे, इस वादे के साथ। तो हमारे साथी जो अमलेंदु जी को सुनना चाहते हैं, एक बार सुन चुके हैं, और दूसरी बार सुनना है तो कल बिल्कुल शुरुआत में हमारे साथ जुड़ जाइए, क्योंकि अमलेंदु जी से ही शुरुआत करूंगा। बहुत इंपॉर्टेंट चर्चा दोस्तों, और उसमें भी एक तो सतही बातें जो बाहर की बातें होती हैं,
वो आपको समझ में आ रहे होंगे, लेकिन अंदर की बातों को समझने की कोशिश कीजिए। वो ये कि इस देश की सियासत और उसमें बीजेपी की जो खासकर सियासत है वो कहीं डामाडोल स्थिति में है। मौसम बहुत तेज़ी से बदल रहा है, बाहर का भी गर्मी, अभी देखिए कहा जा रहा है कि आंधी पानी बरसात बहुत कुछ होने वाला है। जम्मू कश्मीर में बादल फटने, रामबन में बादल फटने से वहाँ तबाही मच गई। बहुत कुछ नॉर्थ में, फिर बहुत कुछ उधर पश्चिम बंगाल में, बंगाल की खाड़ी बगल में है, इसलिए तो कभी गुजरात से आप देखते हैं, कभी नीचे तमिलनाडु और केरल में देखते हैं। तो ये सब कुछ अभी आने वाला है और इसके लिए बिल्कुल कुर्सी की पेटी बांध लीजिए, मौसम बिगड़ने वाला है, सियासी मौसम। बहुत बहुत शुक्रिया आप तमाम साथियों का, जयशंकर जी आपका, प्रफुल्ल जी आपका भी बहुत शुक्रिया, प्रशांत टंडन जी, संजय जी, प्रेम कुमार जी और अमलेंदु उपाध्याय जी, आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत धन्यवाद। आप तमाम साथी जो हमारे साथ बने रहे।